हाय गाइस, वेलकम बैक। आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है इन द क्लैट एग्जामिनेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्लैट में, लीगल रीजनिंग सेक्शन में। एडिशनली जीके में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो आर्टिकल पे बेस्ड होते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज आपकी वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, इसके लिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बना रहा हूं। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग थ्रू एंड थ्रू सारी चीजों पे बात करेंगे। मैं सबसे हाईएस्ट वेटेज का पोर्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने वाला हूं आप सब लोगों के लिए। अब ये जो सबसे हाईएस्ट वेटेज का टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। अब अगर मैं आपको बताऊं कि क्लैट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको इसको इस तरह से देखना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स वन ऑफ द पार्ट्स है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे अच्छा, पहली चीज तो इससे और थोड़ा सा बेसिक और डीपर लेवल पे हम लोग चले जाते हैं कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा बेस्ट रहे। एक अच्छे से कलर का पेन ले लेता हूं मैं और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब हम लोग ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आता क्या क्या है हम लोग को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट तो होगा हम लोग के लिए सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है, इसको मैं फर्स्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको लिखा गया है पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया। पार्ट 3 में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ये होता है पूरा सिटीजनशिप का पोर्शन। अब अगर आपको सिटीजनशिप के बारे में जानना है, इसके बारे में कुछ भी देखना है, तो हम लोग का एक क्लैट का फ्री का बैच है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको चेक कर लो। उसमें मैंने पूरा सिटीजनशिप कवर किया है आप सारे लोगों के लिए। क्विकली आपको सिंपली जाके रजिस्टर करना है विथ योर ईमेल आईडी और उसके बाद आप जाके देख सकते हो। सेकंड पोर्शन है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पूरे के पूरे आज हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स रन करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ये पूरा पोर्शन हम लोग के लिए एडिशनली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद थर्ड टाइप जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो उसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बहुत ज्यादा कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहां से है क्वेश्चन आने की, तो दैट इज फंडामेंटल राइट्स। सेकंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इज सिटीजनशिप। तो अब इन्हीं तीनों को आपको पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो पोर्शन है, ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पोर्शन का मतलब है यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कहां पे लिखा हुआ है, या फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में कहां पे लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो आज इस सेशन के अंदर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को एंड टू एंड कवर करने वाले हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो आपको नहीं पता होगी। फर्दर इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो, एक सेकंड लिंक पे, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर देखना है तो वो भी वहीं पे देख सकते हो आप, जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स इन द एग्जामिनेशन। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द थिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए हुए हैं हमको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। अब इसके अंदर टोटल सबसे पहली और बहुत ही बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अच्छा मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो क्लैट के बियॉन्ड है, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने लगते हैं जो कॉलेज में तुमको सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। मोस्ट कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस में 70-80% कॉलेजेस में सेकंड ईयर से होता है। तो वो सेकेंड या थर्ड ईयर का तुमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने लगते हैं। लेकिन मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल्स नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ क्लैट पर्सपेक्टिव से जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसी आइडिया के साथ कवर करूंगा आपके लिए। तो अब ये जो आर्टिकल 12 टू 35 है, इसमें सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसको यूके में साइन किया गया था इन द ईयर 1215। इस बात को याद रखना, 1215 में मैग्ना कार्टा साइन किया था। मैग्ना कार्टा को साइन किया गया था इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या करता था, तो मैग्ना कार्टा जो भी लोग इंग्लैंड में रहते थे उनके सारे के सारे बेसिक राइट्स के बारे में बात करता था, उनको सारे बेसिक राइट्स देता था। अब जो मैग्ना कार्टा का डॉक्यूमेंट है वो आज तक इंप्लीमेंटेड है यूके के अंदर, इसलिए हम इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर वन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या है, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज नहीं पूछा जा सकता। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं
फंडामेंटल राइट्स को। सेकंड, इंडिया के प्रेजेंट डेट पे जो फंडामेंटल राइट्स है जिनको एनफोर्स किया गया 1950 26 जनवरी को, यानी कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है, इस डे को हम लोग रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। आपको शायद ये बात तो पता ही होगी अच्छे से। स्कूल में काफी नाच गाना हो जाता है, अच्छा लगता है। मतलब फेवरेट गाना कौन सा है तुम लोग का रिपब्लिक डे वाला? मेरे को तो वो वाला पसंद है जो सबसे कॉमन है। तो इस दिन पे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, इसको कहा जाता है रिपब्लिक डे। एक और बात याद रखना, रिपब्लिक डे की जो स्पीच होती है, इस स्पीच को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी होते हैं वो स्पीच देते हैं रिपब्लिक डे को। सेकंड बात याद रखना, इंडिपेंडेंस डे को स्पीच देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। अब इस दिन पे जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तो इस डे पे हम लोग ने रिपब्लिक डे मान लिया था नेक्स्ट ईयर से। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था जो इस दिन पे इंप्लीमेंट हुआ था, इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, विच मींस आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 लिखे हुए हैं, उनका प्रेजेंट डेट कॉन्टेक्स्ट जो है उसको लिया गया है बिल ऑफ राइट्स से। बिल ऑफ राइट्स जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अब जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने आइडिया लिया है बिल ऑफ राइट्स से, इसको हम लोग ने इंडिया के अंदर कह दिया है फंडामेंटल राइट्स। आपको आई बिलीव ये बात समझ आ गई होगी। अगर प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको पूछा जा रहा है, आपको मार्क करना होगा बिल ऑफ राइट्स। अगर आपको पूछा जाता है मैग्ना कार्टा से कैसे इंस्पिरेशन लिया गया है, तो आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि वहां पे जिस तरह से राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है वैसे ही हमने फंडामेंटल राइट्स का ट्राई किया है। लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल ऑफ राइट्स से है, क्योंकि बिल ऑफ राइट्स जो है बहुत ही ज्यादा मॉडर्न पीरियड में लिखा गया है। इसको बनाया गया है 18th सेंचुरी में, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो 20th सेंचुरी में बना है, लेट 18th सेंचुरी में आया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम लोग को पता होनी चाहिए इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड्स आपको तीनों के तीनों वर्ड्स बहुत ही अच्छे से समझ आने चाहिए। मैं इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पे जाऊंगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड जो है इसको कहा जाता है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा राइट या एक ऐसा मैटर जिसके लिए आप इंडिया में किसी भी कोर्ट के पास जाके केस कर सकते हो, फाइल। ठीक है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल नेचर के हैं। आपको शायद ये बात समझ आ रही होगी, आप अपने नोट्स में भी इस चीज को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। एक ऐसा मैटर जिसके लिए मैं कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता हूं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं इंडिया के अंदर जिसमें आप डायरेक्टली जाके कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू ने किसी का मर्डर कर दिया, तो द्रौपदी मुर्मू ने अगर किसी का मर्डर किया तो ये बोला जाता है इंडिया में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कोई भी क्रिमिनल चार्ज को नहीं रन कर सकते, यानी कि कोई भी क्रिमिनल केस को रन नहीं किया जा सकता है ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी चीज को जब हम लोग देखते हैं तो ये चीज हमको दिखती है एज नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल का शायद आपको यहाँ पे मतलब समझ आ रहा होगा कि जिस चीज के अगेंस्ट में आप जाके केस फाइल नहीं कर सकते हो, यानी कि अपने इस अधिकार को आप इस अधिकार के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जाम्पल वन हो गया ऑफ नॉन जस्टिसिएबल। सेकेंड, जस्टिसिएबल क्या चीज होती है? जैसे कि आपके जो भी राइट्स हैं वो सारे के सारे राइट्स जो होंगे वो एक तरीके से जस्टिसिएबल हो जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉन जस्टिसिएबल हो गया। एग्जाम्पल थ्री, इन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर मैं वर्ड्स को ब्रेक डाउन करूं तो पहले तो ये पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है, इसलिए अपन इस पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग चाहो तो जो फ्री वाला पूरा सेशन है उसके अंदर इसके बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है, तो देख सकते हो। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब अगर तुम ब्रेक डाउन करोगे तो एक निर्देश। निर्देश किस चीज के ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर, यानी कि तुमको इस पर्टिकुलर आइडिया को फॉलो करना है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा प्रिंसिपल हो सकता है कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 बजे उठना अच्छा होता है। तो अब इस 4 बजे उठने के लिए मेरे को एक डायरेक्टिव मिल गया है कि भाई तुमको ये करना ही करना है, ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है कि जो हमारी सरकार है उसकी पॉलिसी, यानी कि हमारे पास एक कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं, इन रूल्स को हमेशा हमारे स्टेट को फॉलो करना है। स्टेट से यहाँ पे मतलब है इन लोग का
लेजिस्लेचर को फॉलो करना है, पार्लियामेंट को फॉलो करना है, मोदी जी को फॉलो करना है, वाइल मेकिंग लॉज फॉर इंडियन पीपल। यानी कि इंडियन पीपल के लिए तुम जब भी लॉज को बनाओगे तो तुमको इन डायरेक्टिव्स को फॉलो करना है, इन सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर मोदी जी या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं तो कोई भी इंसान जाके केस फाइल नहीं कर सकता। इसलिए इनको भी हम लोग कहेंगे नॉन जस्टिसिएबल। इसके अगेंस्ट में तुम कोर्ट नहीं जा सकते। बेस्ट एग्जांपल देता हूं इस चीज का मैं। जैसे कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 के बारे में आपने शायद सुना होगा, जीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। इसमें लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। यूसीसी का मतलब होता है इंडिया में रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिवीजन नहीं होना चाहिए, अलग अलग रिलीजियस लॉज नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू हूं तो एक शादी कर सकता हूं, कोई मुस्लिम है तो चार शादी कर सकता है। उसके बाद ऐसे लॉज नहीं होने चाहिए कि मैरिज तो मैंने बता दिया, अडॉप्शन के लॉज डिफरेंट नहीं होने चाहिए कि बच्चे को अगर अडॉप्ट करना है तो उसका तरीका डिफरेंट होना चाहिए। या फिर अगर मेरा डाइवोर्स हो जाता है एक औरत के साथ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा मेंटेनेंस देने का तरीका और एक मुस्लिम मैन का या एक क्रिश्चियन पर्सन का मेंटेनेंस देने का तरीका डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो आई बिलीव आपको समझ आया होगा कि यूसीसी क्या बोलना चाहता है। अब सरकार को क्या बोला गया कि तुम रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिवाइसिव लॉज नहीं बनाओगे जिससे रिलीजन में डिवीजन दिखता है। ठीक है। लेकिन भारत सरकार तो ऐसे काम करती है जहां पे रिलीजन पे डिवीजन किया जाता है लोगों के बीच में। जैसे कि मैं सब बोलेंगे कि बीजेपी की गलती है, लेकिन मैं कुछ कांग्रेस की हरकतें भी बताता हूं। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सिस्टम बनाया था जिसको कहा जाता है हज टर्मिनल। यानी कि जो भी लोग हज पे जा रहे हैं, हज एक बहुत ही रिलीजियस एक पिलग्रमेज होता है, तो हज पे जो भी लोग जा रहे हैं उन सारे के सारे लोगों के लिए एक अलग टर्मिनल बना दिया। इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट पे यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पे एक अलग से टर्मिनल को बना दिया गया। तो अब एक स्पेशल रिलीजन के लिए तुम इस एक्टिविटी को क्यों कर रहे हो? तुम केदारनाथ जाने वालों के लिए भी बना सकते थे, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 44 क्या कह रहे हैं? तुम इस बेसिस पे डिवीजन नहीं कर सकते हो, लेकिन इस बेसिस पे डिवीजन कर रहे हैं। अब फिर मोदी जी के तो तुम लोग को डिविजन्स पता ही हैं, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरे को लगा कि अब जो मोदी सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक बार बोल दिया जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं एंटी मोदी हूँ। तो इस तरह से डिवाइसिव लॉज बनाता है बहुत ज्यादा स्टेट जहां पे लोगों के बीच में डिवीजन हो रहा है। लेकिन आर्टिकल 44 हमको क्या बोल रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं कि तुम भाई रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन नहीं कर सकते हो दो इंडिविजुअल्स के बीच में। लेकिन स्टेट करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब समझ गए होगे, कोई भी जाके कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। तो नॉन जस्टिसिएबल के शायद मैंने तुम लोग को दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए। जस्टिसिएबल सारे के सारे राइट्स हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी फंडामेंटल राइट है तो तुमको पता होगा फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं, यानी कि इसका जैसे ही वायलेशन होगा तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो अब अगर तुम कोर्ट जा सकते हो यानी कि तुम्हें न्याय मिलेगा। अगर तुम कोर्ट जा ही नहीं सकते हो तो न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए इन राइट्स को जस्टिसिएबल कहा है, इन राइट्स को नॉन जस्टिसिएबल कहा है। तो अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपको जो मैं बता रहा था इसके बाद वाला पॉइंट, जो भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडेबल है। अमेंडेबल होने का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चेंज कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस राइट था जिसको कहा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा इसके बारे में। राइट टू प्रॉपर्टी जो था ओरिजिनली एक फंडामेंटल राइट था। पहले इंडिया में आजादी के वक्त पे, यानी कि तुमको इस फिगर को याद रखना है, 1950 में कितने फंडामेंटल राइट्स होते थे? तो तुमको आंसर मार्क करना होगा 7। 2025 में कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? तो तुमको मार्क करना होगा 6। कौन से एक फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया गया इंडिया के अंदर 7 से 6 बनाने के लिए? तो दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को किसने खत्म किया? तो राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करने वाला है पार्लियामेंट। किस ईयर में खत्म किया गया मैं यहीं पे बता देता हूं, 1978 में खत्म किया गया। अब अमेंडेबल होने का मतलब ये होता है कि आपको कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो एक लास्ट चीज, अमेंडमेंट का मतलब होता है तीन चीजें। अगर तुम तीनों चीजों को याद रखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तुमने एक लिखी हुई चीज में कुछ और नई चीजों को ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ लिखा हुआ है, तुमने उसमें लिख दिया राइट टू एजुकेशन। तो हमने एक चीज को ऐड कर दिया कि लाइफ के अंदर एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो एजुकेशन होनी चाहिए। या तो हमने किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट का मतलब मैंने माइनस कर दिया। सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। जिन लोगों को नहीं पता है जो मेरे को कॉमेंट में ज्ञान देंगे।
तो अब मैंने किसी चीज को रिमूव कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने राइट टू प्रॉपर्टी को कंप्लीटली हटा दिया, या फिर मैंने किसी चीज को चेंज कर दिया, यानी कि पहले ए लिखा हुआ था, अब ए की जगह पे मैंने उसको ए डैश लिख दिया। दिस इज चेंज, कि हमने किसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया लैंग्वेज को। कहीं पे एंड लिखा हुआ था, अब मैंने वहां पे और लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज चेंज, दिस इज नॉट रिमूवल। ये हो गया हम लोग का रिमूवल। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को मैंने रिमूव कर दिया। तो इस तरह से तीन तरीके से आप अमेंड कर सकते हो। अब अमेंडमेंट करने की जो पावर है पार्लियामेंट के पास, उसको लिखा गया है आर्टिकल 368 के अंदर। तो अमेंडमेंट की पावर जो है वो लिखी हुई है आर्टिकल 368 के अंदर। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। हमारे पास ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उनको 6 बना दिया गया। तो आपको इस बारे में तो बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, इसके बारे में पता भी होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट चीज, कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इनको बोला गया है एक तरीके से मैग्ना कार्टा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको कहा गया है मैग्ना कार्टा, विच मीन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी इसके ऊपर से एक और चीज बोल दी गई है कि हर फंडामेंटल राइट पे कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ रोक होनी चाहिए, यानी कि तुम अपने अधिकार को, अपने राइट को सिर्फ एक हद तक यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बिल्कुल ही आतंक मचा दो अपने अधिकार को लेके, कि मेरे पास राइट टू लाइफ है या राइट टू प्रॉपर्टी है तो मैं प्रॉपर्टी छीन लूंगा अब लोगों से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे राइट्स पे हमेशा एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा राइट है कि तुम किसी भी प्रोफेशन या ट्रेड को कर सकते हो इंडिया में। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कोकेन बेचने लगे। ठीक है, वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि तुम एक गलत काम को नहीं कर सकते हो, तुम बम नहीं बना सकते हो। अब जैसे कि मोदी जी ने क्या किया, तुम्हारे पास राइट था, तुम सारे बिजनेस कर सकते हो, तो तुमने ड्रीम इलेवन शुरू कर दिया। अब ड्रीम इलेवन को जिस दिन बैन कर दिया गया, वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि तुम इस ट्रेड को कर सकते थे, यानी कि इस बिजनेस को कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हमने ड्रीम ड्रीम इलेवन को बैन किया, तो ड्रीम इलेवन जो है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में चला गया। पहले तुम्हारे पास राइट था बिजनेस करने का, अब नहीं है। ठीक है, तो हर फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये थी बहुत ही बेसिक सी चीज जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं टू फंडामेंटल राइट्स। आई बिलीव तुम लोग को समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो तुमको पता होना चाहिए, दैट इज आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 को हम लोग ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में रीड करते हैं एज राइट टू इक्वालिटी। लेकिन अब तुम अगर इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो याद रखना, इसका मतलब बिल्कुल भी राइट टू इक्वालिटी नहीं होता है। ठीक है, इंडिया में कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं है, तुमको पता ही होगा। अब अगर तुमने देखा होगा कि इंडिया में जो गरीब लोग होते हैं उनको मोदी जी फ्री में खाना देते हैं, लेकिन तुम लोग को नहीं देते हैं। सबको अलग अलग तरीके के अधिकार मिले हुए हैं, तो इक्वालिटी कहाँ पे है? किसी बच्चे को रिजर्वेशन मिला है, किसी बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना भाई दो बच्चों में? सब में लाल खून है, सब में एक जैसी स्किन है, अपन लोग सब ब्राउन किड्स हैं। तो ये जो भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, इसके लिए हमने लिखा तो है राइट टू इक्वालिटी, लेकिन इक्वालिटी हो नहीं रही है इंडिया में। अब क्यों नहीं हो रही है वो समझना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले ये एक्चुअल में क्या रीड करता है पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट, इसको तुम स्क्रीनशॉट कर लो। अब इसके अंदर पूरा अच्छे से अगर तुमने देखा, रीड किया है इस चीज को, तो इसके अंदर दो चीजें मेंशन्ड है। तुमको दोनों चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट बात की गई है इसके अंदर, फर्स्ट बात की गई है इसके अंदर, इक्वालिटी बिफोर लॉ। फर्स्ट पॉइंट हो गया आर्टिकल। अच्छा, हम लोग अभी सिर्फ एक स्पेसिफिक आर्टिकल की बात कर रहे हैं, विच इज आर्टिकल 14। अब यहां से अपन आर्टिकल 14 टू 18 को कवर करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होता है दैट इज आर्टिकल 14। ये ओवरऑल ब्रॉडर कैटेगरी में इनको रीड करते हैं राइट टू इक्वालिटी, लेकिन इसके अंदर टोटल 5 आर्टिकल लिखे हुए हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल्स हैं। लेकिन राइट टू इक्वालिटी ब्रॉडर कैटेगरी है। फर्स्ट लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इसके बाद सेकेंड पोर्शन लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉज। ठीक है, तो ये दो पोर्शंस में डिवाइडेड है। अब इन दोनों पोर्शंस में जब इसका डिवीजन होता है तो ये क्या मीन करते हैं, तुमको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मीन करता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है हर कोई इक्वल है, हर कोई समान है। मैं और तुम एक जैसे हैं, एक समान है।
ना कोई एससी है ना कोई एसटी है, सब में लाल खून है, सब में वही ब्राउन स्किन है। तो इसकी बात कर रहा है राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकेंड बात कर रहा है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। ये बात करता है इक्विटी की। इक्विटी का मतलब होता है सोसाइटी में अगर किसी कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में है या फिर कोई इंसान किसी तरह से सप्रेस्ड है, तो हम उसको किस तरह से अपलिफ्ट कर सकते हैं उसका जरिया बताता है। यानी कि अपलिफ्टमेंट के जरिए को बताने वाला जो सिस्टम है उसको यहां पे मेंशन किया गया है। अब शायद तुम इसको रिलेट कर पा रहे होगे कि क्यों फ्री में इंडिया में खाने को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब यहाँ पे इस डायग्राम से शायद तुम्हें समझ आ रहा होगा इक्वालिटी और इक्विटी क्या होता है। अब यहाँ पे जो दो डायग्राम्स तुम्हें दिख रहे हैं, इसमें फर्स्ट डायग्राम है इक्वालिटी का। यहाँ पे तीन लोग खड़े हैं और तीनों को हम लोग ने इक्वल स्टेज दिया। जब हम इक्वल स्टेज दे रहे हैं तीन अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को, अच्छा तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे शायद तुमको समझ आ रहा होगा। तो अब इन तीनों को हम लोग सेम स्टेज दे रहे हैं, ठीक है। इसमें एक पर्सन देख पा रहा है, एक पर्सन ऊपर चला जा रहा है, और एक पर्सन ही ऐसी पोजीशन में है जहां पे वो कंफर्टेबल है, बाकी दो लोगों के साथ नुकसान हो रहा है। अब इसके बाद जो सेकंड डायग्राम है ये इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोसाइटी में जिसको सबसे ज्यादा नीड है उसको हम सपोर्ट करें, जिसको उससे कम नीड है उसको और सपोर्ट करें, और जिसको नीड नहीं है उसको हम बिल्कुल सपोर्ट ना करें। इसी तरह से इसी फंडे पे पूरा का पूरा इंडिया वर्क करता है। इसलिए तुमको यहां पे याद रखना है इस बात को, यहां पे बी आर अंबेडकर का एक रेफरेंस है। अंबेडकर, बी आर अंबेडकर ने बोला है कि इंडिया के अंदर ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि इक्वल, यहां पे लिखा है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी जो है एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिवीजन है इंडियन सोसाइटी में। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। किसने बोला? बी आर अंबेडकर ने बोला, इस बात को याद रखना। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी वाला, इसको हम लोग ने लिया है इंग्लैंड से। हम लोग ने दोनों जगह से चुराया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह पे लिख दिया। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ने लिया है यूएसए से, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी तुमको स्टोरी बता देता हूँ, शायद तुम लोगों को काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लगे ये पूरी की पूरी बात, कि यूएसए में ये कॉन्सेप्ट आया कैसे और इस ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कैसे हुआ कि हमको सोसाइटी में जो डिवीजन है उसको खत्म करना है। स्टोरी स्टार्ट होती है 1863 में। 1863 में, सॉरी, स्टोरी स्टार्ट होती है 1862 में। 1862 में एक बिल साइन किया, एक प्रेसिडेंट थे यूएस के बहुत ज्यादा फेमस, उनका नाम है एब्राहम लिंकन। एब्राहम लिंकन ने एक बिल साइन किया, एक एक्ट साइन किया, उसको कहा जाता है इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। तो ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था, इसने वहां पे जो सोसाइटी का डिवीजन था उसको खत्म कर दिया। कैसे? यूएस में जो प्रॉब्लम थी वो ब्लैक्स एंड वाइट्स की थी, यानी कि ब्लैक्स जो थे वो कंप्लीटली स्लेव्स थे और वाइट्स, ब्लैक्स के पास और कोई भी राइट्स नहीं थे। उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं था, उनके पास प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार नहीं था, उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे। और इब्राहिम लिंकन के पहले जो भी 80 इयर्स तक प्रेसिडेंट्स थे वो सारे के सारे प्रेसिडेंट सपोर्ट करते थे स्लेवरी को। लेकिन इब्राहिम लिंकन को आइडिया आया कि हमको स्लेव्स को फ्री करना चाहिए। जस्ट लाइक मोदी जी, इब्राहिम लिंकन भी बहुत ज्यादा स्मार्ट पर्सन थे। ऐसा लगा उनको कि वोट बैंक बन सकता है अच्छा। तो ब्लैक्स को उन्होंने फ्री करने के लिए एक एक्ट को साइन किया। उस एक्ट को कहा जाता है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। कब साइन किया तुमको याद रखना है? 62 में। इंप्लीमेंट कर दिया गया 63 में। 1 जनवरी 1963 को इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को एनफोर्स कर दिया गया। जैसे तुमको पता होगा इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट को पास कर दिया है 2025 में। इंप्लीमेंट कब कर रहे हैं हम लोग? 1 अप्रैल 2026 को। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने नेक्स्ट डेट रख दी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को एक्टिवेट करने की। तो वो एक्टिवेशन की डेट भी आपको याद रखनी है, 63 है। तो अब ब्लैक्स को स्लेवरी से खत्म कर दिया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के अंदर, इसको कहा जाता है एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन, एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव एक्शन। पॉजिटिव एक्शन से ये लोग यहाँ पे रेफर कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो भी लोग पिछड़े हुए हैं या जो भी लोग सप्रेस्ड हैं, विच मींस ब्लैक पीपल, उनके साथ इकोनॉमिक अनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, सोसाइटल अनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है कि सोसाइटी में उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है। तो हमको इन सारी प्रॉब्लम्स से, और भी न्यूमरस प्रॉब्लम्स हैं, इन न्यूमरस प्रॉब्लम्स से हमको उनको निकालना है। उनको निकालने के लिए
हमको एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि हम हर जगह पे उनको रिजर्वेशन देंगे। तो रिजर्वेशन यहां से स्टार्ट हुआ, और जो लोग बोलते हैं ना तुम में से कि रिजर्वेशन तो यूएस में होता ही नहीं है इसलिए यूएस इतना डेवलप्ड है, ये देखो उनके पास भी रिजर्वेशन है। ठीक है, और यूएस में रिजर्वेशन होने के बाद वो डेवलप्ड है। रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया, सारे के सारे ब्लैक पीपल को रिजर्वेशन दे दिया, और उस रिजर्वेशन को उन्होंने नाम दिया एफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन वहां पे नाम नहीं चलता है, इंडिया का नाम है रिजर्वेशन। मैंने तुमको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया रिजर्वेशन। तो वहां पे बोला जाता है एफर्मेटिव एक्शन। अब एफर्मेटिव एक्शन के अंदर उन्होंने बोला कि अगर एक कंपनी स्टैब्लिश हुई है, कंपनी में 10 लोग हैं, तो 10 में से जब हायरिंग होगी तो 4 ब्लैक पीपल की हायरिंग होनी चाहिए, 4 ब्लैक पीपल को जॉब मिलनी चाहिए। अब अगर आप कोई भी मूवी बना रहे हो यूएसए के अंदर, तो उस मूवी के अंदर कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर ब्लैक पर्सन नहीं होना चाहिए, नहीं तो सोसाइटी में ब्लैक्स के अगेंस्ट में एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना डेवलप होगा। अगर हमको उनको अपलिफ्ट करना है तो हमको उनको पॉजिटिव लाइट में दिखाना होगा कि ब्लैक्स क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, ब्लैक्स भी अच्छे लोग होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं, लाल खून वाले ही होते हैं, सिर्फ स्किन का डिफरेंस है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें की कि उनको अपलिफ्ट कर सके, और इन सारे फ्रंट्स पे अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई कि सप्रेस्ड हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे, एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पे, सब पे अपलिफ्टमेंट देने की कोशिश की गई। इसको कहा गया है एफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, अब इसी एफर्मेटिव एक्शन को हम लोग ने इंडिया के अंदर भी लगाया। और अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एफर्मेटिव एक्शन का इंडियन वर्जन क्या है, इंडियन वर्जन ऑफ एफर्मेटिव एक्शन इज इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉज। अब अफर्मेटिव एक्शन को जब यहां पे आप अप्लाई करते हो तो उसको आप कह देते हो एक तरीके से रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, लेकिन आप और भी तरीके के अफर्मेटिव एक्शन कर रहे हो इंडिया में, जैसे कि टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है, आपको शायद पता होगा 12 लाख तक जो भी लोग कमाते हैं इस देश में उनको कोई टैक्स नहीं भरना होता है। अब उसके बाद अगर आप 12 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे को टैक्स लाभ ध्यान नहीं है, 12 लाख से 50 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 5% टैक्स भरना होगा। अगर आप 1 करोड़ से 5 करोड़ कमा रहे हो तो आपको 10% टैक्स भरना होगा। अगर आप 50 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो तो आपको 25% टैक्स भरना होगा। तो ये जो है कि आप रिचेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री को ज्यादा टैक्स कर रहे हो, ये एक एफर्मेटिव एक्शन है। और जो इंसान कम कमा पा रहा है उसको आप कोई भी टैक्स नहीं कर रहे हो। अब इसके बाद शायद तुमने सुना होगा मिड डे मील। अब मिड डे मील लेने कौन से बच्चे आते हैं जिनके जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छी चीजें उनके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमने मिड डे मील रखा। लेकिन मिड डे मील के पैसे कौन भर रहा है, टैक्स पेयर भर रहा है। स्टेट एक तरीके से उनके मील को स्पॉन्सर कर रहा है उनके थ्रू। तो ये एक अफर्मेटिव एक्शन है, सारे बच्चों को क्यों नहीं खिला रहे हैं। अब उसके बाद तुमने देखा होगा कोविड के वक्त पे जो भी लोग थे, जो भी लोग इकोनॉमिकली वेल टू डू नहीं थे, गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए, ठीक है, कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें। तो इस तरह के जितने भी एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एफर्मेटिव एक्शंस होते हैं, और उनको फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है। इसलिए जब जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया से रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, वो इतना आसान नहीं है इंडिया से रिजर्वेशन हटाना, उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट को चेंज करना होगा। ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इसके बिल्कुल एक बीच में फंसी हुई चीज है, और वही पूरे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट। अब इंडिया के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है और बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है। आपको शायद पता ही है, मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दे ही दिए हैं। अब नेक्स्ट, एफर्मेटिव एक्शन की एक लास्ट रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह से जिस टर्म्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं आप लोग के लिए, उनमें भी एक क्वेश्चन डला हुआ है क्योंकि इसी तरह का। तो एफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट वर्क कैसे कर रहा है यूएस में, इंडिया में। आपके सामने एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी सोल्यूशन दे रहे हो, ठीक है, उस सोल्यूशन का एक रीजन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आप सोल्यूशन दे रहे हो वो हो सकता है सोसाइटी में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को करे। डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव वर्ड है इसलिए इसको बोला गया है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अब मान लो मोदी जी ने सोच लिया कि जो भी इंडिया में लोग दिन का 300 रुपए से कम कमा रहे हैं उनके खाते में रोज 100 रुपए डाले जाए। तो सबके खाते में क्यों नहीं डाल रहे हो। तो हमने गरीब इंसान को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, सॉल्व करने की जरूरत थी, हमने सोल्यूशन क्या सोचा कि हर गरीब इंसान के खाते में आज से 100 रुपए डाले जाएंगे। तो हमने अमीर और गरीब के बीच में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को किया। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके लिए आपके पास कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। विदाउट रीजन आप नहीं कर सकते। लास्टली यहां पे आपको ध्यान रखना है, जब आप इस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को करोगे
तो आपकी जो प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो भी वो सोल्यूशन ऐसा दिखना चाहिए एटलीस्ट कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं वो तो बहुत सालों बाद पता चलेगा, लेकिन आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो उसको कहा जाता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इस टर्म्स में क्वेश्चन आते हैं। क्लासिफिकेशन। अब ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है इसी के साथ फर्दर एक नेक्स्ट टर्म पता होनी चाहिए हम लोग को कि जब आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन करोगे तो वहां पे आपको ब्रेन को यूज करना है। ब्रेन को यूज करने का मतलब है आपको इंटेलिजेंटली क्लासिफाई करना है। इसको लीगल टर्म्स में बोला गया है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। तो आपको इंटेलिजिबल डिफरेंशिया करना इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हो आप इसको, कि हमको दिमाग को यूज करते हुए रीजनेबली क्लासिफाई करना है लोगों के बीच में। अब मतलब मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी डाला है जो बहुत ही अमेजिंग सा है, जिस तरह के क्वेश्चंस क्लास में आते भी हैं। अब मान लो अ, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर कि जो भी एससी क्लास के लोग हैं, जो पहले होती थी प्रॉब्लम, उनको अलाउ नहीं होता था कि वो किसी भी नॉर्मल कुएं से पानी निकाल सकें। ठीक है, ये चीज डिसअलाउड थी इंडिया में। तो अब आपको इस चीज को करने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाहिए। अब ये सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो सोल्यूशन को इस तरह से सोचा गया कि एक नॉर्मल पर्सन जो अनरिजर्व्ड है या फिर एक जो ब्राह्मण है, ठीक है, एक ब्राह्मण अलाउ नहीं कर रहा है पुराने जमाने में कि एक एससी पर्सन उसके वेल से पानी को ड्रॉ कर सके। तो अब इस चीज का सोल्यूशन देना था स्टेट को कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करें, तो इसके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देना था। तो अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकता है कि मान लो ये जो ब्राह्मण पर्सन है, ठीक है, ब्राह्मण पर्सन मान लो, ब्राह्मण पर्सन का नाम है ए और एससी पर्सन का नाम है यश। ठीक है। तो अब ए ने क्या किया, यहाँ पे जो ए है, ए एक ऑफिस में काम करता है। ठीक है, मान लो ए जो है वो किसी भी चीज का ऑफिसर है। तो हमने उसी ऑफिस में अगर हम लोग यहाँ पे यश को भी रखेंगे तो इन दोनों के बीच में बात होगी, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, और इस कोऑर्डिनेशन से इन दोनों का रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता है। ठीक है। तो अगर इन दोनों का रिलेशनशिप इंप्रूव होगा उससे बेनिफिट क्या होगा कि ए और यश एक दूसरे के बीच में अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाएंगे, और एक ही हमेशा के लिए फीलिंग खत्म हो जाएगी, या उसकी जो अपकमिंग जनरेशन होंगी, उसके जो बच्चे होंगे, उनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा अच्छी या न्यूट्रल रहेंगी टूवर्ड्स पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम एनी कास्ट। तो इस तरह से हमको यश को इस ऑफिस तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि यश एक सप्रेस्ड कम्युनिटी से है जहां पे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, हमको उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। मैंने रिजर्वेशन के अराउंड इसलिए इतना ज्यादा रखा क्योंकि ये शायद पॉजिटिवली समझाने में इजियर होता है। या फिर यश जो था, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा गरीब था। ठीक है, अब मोदी जी ने क्या किया कि गरीब इंसान जो होता है उसका कोई रिलीजन और कास्ट नहीं होता है। तो मोदी जी ने बोला जो भी अनरिजर्व्ड लोग हैं उन सारे के सारे अनरिजर्व्ड लोगों के बीच में भी मेरे को रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है। तो अब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको एक रिजर्वेशन दे दिया गया जिसको कहते हैं ईडब्ल्यू एस। यानी कि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, या तुम क्षत्रिय हो तुमको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अब लेकिन तुम गरीब हो तो तुमको गरीबी के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के सारे लोगों को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलता है। तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि गरीब इंसान को भी चांस मिलना चाहिए उस ऑफिस में काम करने का, उस कॉलेज में पढ़ने का। तुमको शायद पता होगा कि जब तुमने क्लार्क का फॉर्म भरा तो क्लार्क के फॉर्म की फीस भी डिफरेंट थी। तो दिस इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। 4,000 फीस भरी होगी कुछ बच्चों ने 3,500 भरी होगी। ठीक है, ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्टेट। मेरे हिसाब से नहीं है लेकिन स्टेट को ऐसा लगता है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि क्लैट का अगर फॉर्म भरा रहे हो और तुम 4,000 रुपये फीस ले रहे हो तो तुमको भाई इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे लेना चाहिए ना। जो बच्चा ईडब्ल्यूएस लगा रहा है सर्टिफिकेट उससे लो ना उस चीज को, या फिर जो भी इकोनॉमिकली नॉट साउंड है उससे लेने चाहिए पैसे। अब बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब एक एससी पर्सन है उसके फादर कलेक्टर है, एक स्टूडेंट है उसके फादर कलेक्टर है, वो एससी है, तो क्या वो 4,000 रुपये का फॉर्म नहीं भर सकता? बिल्कुल भर सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बात का तुमको ध्यान रखना है खास। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। आई बिलीव तुम लोग को समझ गया होगा ये वाला तो। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 रीड करता है, इसको कहते हैं RRCSP। इसको इसी तरह से याद रखना।
स्टेट इन 5 ग्राउंड्स पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता इन 5 ग्राउंड्स पे। ये जो 5 ग्राउंड्स हैं ये क्या हैं, तो मैं यहाँ पे क्विकली लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट, रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सेकंड, रेस, रिलीजन तो तुम लोग जानते ही हो, रेस होता है काला गोरा। थर्ड, कास्ट, कास्ट भी तुम लोग जानते ही हो। फोर्थ, सेक्स, वो वाला नहीं, जेंडर वाला। फिफ्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि तुम कहाँ पे पैदा हुए उसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है तुम कहाँ रहते हो। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब होता है तुम कहाँ पैदा हुए हो। ठीक है। मैं क्विकली एग्जांपल दे दे रहा हूँ। मान लो दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी की गवर्नमेंट है, उसने कुछ जॉब्स निकाली। ठीक है। जब इन्होंने जॉब्स निकाली तो इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि जो लोग भी हरियाणा में रहते हैं उनको हम जॉब नहीं देंगे। ठीक है। तो एक हरियाणा का एप्लीकेंट था, यश। तो यश ने जॉब के लिए अप्लाई किया और यश को एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। बोल दिया गया कि हरियाणा का कोई इंसान तो अप्लाई ही नहीं कर सकता, जो लोग भी हरियाणा में रहते हैं वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। तो अब यश ने केस कर दिया इस बेसिस पे कि भाई मेरे मतलब मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्वेश्चन भी आपको क्लार्ट का इसी तरह से आएगा। मैं हरियाणा में रहता था, अगर दिल्ली गवर्नमेंट ये बोलती कि हरियाणा में पैदा होने वाले किसी भी इंसान को हम जॉब नहीं देंगे, तब प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन होता, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैंने बोल दिया कि मान लो यूपी में सारे के सारे टेररिस्ट रहते हैं, टेररिस्ट बोल दिया मैंने, टेररिस्ट नहीं रहते हैं यूपी में, यूपी में गैंगस्टर रहते हैं। यूपी में गैंगस्टर्स रहते हैं, तो ये जो यूपी के गैंगस्टर्स हैं, इस गैंगस्टर प्रॉब्लम है, इसलिए हम यूपी के लोगों को जॉब नहीं देंगे क्योंकि हमको डर लगता है। और यहाँ पे मेंशन किया गया कि यूपी में रहने वाले, ठीक है, नॉट बॉर्न इन यूपी। तो जब तक रहने वाले पे बात हो रही है तब तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये फेयर है। जैसे ही ये प्लेस ऑफ बर्थ पे आएगा तब ये प्रॉब्लमेटिक बनेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, इस पे क्लैरिटी क्वेश्चंस आते हैं। और अगर ये बात समझ नहीं आई तो जरूर दूसरा वाला जो फ्री वाला बैच है उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेन किया है इन सारी चीजों को। मल्टीपल सेशन है क्योंकि वहां पे ये एक सिंगल सेशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 सिंपली बात करता है कि स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, आपको सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है। हमने ऊपर क्या बोला था, सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो फॉर वुमेन। जैसे कि दिल्ली में एक बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है कि कोई भी वुमेन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकती है इन किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल में। ठीक है, यानी कि आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हो, या किसी भी पब्लिक बस में आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हो। कोई भी वुमेन इस तरह की चीजों बेनिफिट्स को ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल वॉर हो जाती है तो सबसे पहले वुमेन को निकालना होगा उस सिचुएशन से, क्योंकि स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी शायद आप जानते हो, छुआछूत को खत्म करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ओल्डर टाइम्स में कि जो भी एससी या एसटी कम्युनिटी के लोग होते थे उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। और इसी में जो मैंने बताई आपको वेल्स वाली बात कि वेल से पानी नहीं निकाल सकते, ये भी इसी के अंदर आता है। वो अनटचेबिलिटी है कि अगर तुमने यहाँ से पानी निकाल दिया तो हम पानी नहीं पी सकते, या तुमने हमारा ग्लास छू दिया तो हम पानी नहीं पी सकते। लेकिन इस पे क्लाइंट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम आते हैं और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब होता है कि जैसे मैं मान लो राजा का बेटा हूं, तो मैं इंडिया में, अब आजाद इंडिया में ऐसा नहीं लिख सकता कि किंग यश। ठीक है, इस तरह के सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया है। एक ही तरह के टाइटल्स को अलाउ किया जाता है अब, दैट इज गवर्नमेंट कॉन्फर्ड टाइटल्स। यानी कि सरकार जो भी टाइटल्स दे रही है हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी हम किसी भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी सारे टाइटल्स फालतू हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में एक बहुत ही फेमस टाइटल है जो कहा जाता है राजे। राजे का मतलब होता है सन ऑफ राजा। तो जो राजे टाइटल है अगर मैं लगा देता हूँ राजे यश, तो ये टाइटल एक्सेप्टेड नहीं है, मेरे को कोई नहीं बोल सकता राजे यश। ठीक है, मेरे को बाय बर्थ कोई टाइटल नहीं मिलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्फर करती है टाइटल्स वो सारे टाइटल्स मिल सकते हैं। जैसे कि मेरे को टाइटल मिल गया ब्रिगेडियर, ठीक है, तो ब्रिगेडियर यश हो सकता है, कर्नल यश हो सकता है, डॉक्टर यश हो सकता है, डॉक्टर अगेन पीएचडी वाला भी हो सकता है, नॉर्मल वाला भी हो सकता है, एडवोकेट जो होता है एडवोकेट यश ये भी हो सकता है। ये वाले सारे टाइटल्स अलाउड है क्योंकि गवर्नमेंट इनको अलाउ करती है।
तो ये था आर्टिकल 14 टू 18। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है, जो हम लोग को पता होना चाहिए, दैट इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है इससे क्वेश्चन आने की। आर्टिकल 14 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आर्टिकल 19 की। ठीक है, सबसे पहली चीज, आर्टिकल 19 होता क्या है और किस बारे में बात करता है, आपको सिंपली याद रखना है एफ ओ एस ई। एफ ओ एस ई का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की आजादी। आपको फ्रीडम मिल रहा है किसी भी चीज को बोलने का, बोलना इज स्पीच, या किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का। एक्सप्रेशन जो होता है वो मल्टीपल तरीके का होता है। एक्सप्रेशन हो सकता है तुमने कोई आर्ट वर्क बनाया, फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, अगर तुम लोग न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में डेली बेसिस पे अमूल के एक्सप्रेशंस आते हैं जो वो लोग आर्ट वर्क बनाते हैं अपना, इस तरह से। या मैंने कोई जेस्चर किया, तो जेस्चर जो है कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई गलत फिंगर दिखाई, तो दैट इज एन एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी, या कुछ भी बोलने की आजादी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, जो भी राइट्स हैं, ठीक है, राइट्स हमेशा कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आएंगे। तो आपको राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस का साथ में होना हमेशा ध्यान रखना है। तो राइट्स हैं, वहीं पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब आर्टिकल 19 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 को कहा जाता है आर्टिकल 19 वन। ठीक है, वन जहां पे लिखा हुआ है वहां पे आपको ध्यान रखना है, ये बात करेगा अधिकारों की, ये राइट्स की बात करेगा। अब दूसरा पार्ट लिखा होता है आर्टिकल 19 पार्ट 2, ये बात करता है रिस्ट्रिक्शंस की। जहां पे रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है वो पार्ट 2 है। अब इसके बाद कैसे लिखा जाता है, मैंने यहां पे 1 2 3 4 करके लिखा है क्योंकि मैं कुछ लगा था, मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। आर्टिकल 19 वन ए, वन ए लिखा हुआ है, यानी कि वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। राइट का फर्स्ट क्लॉज, दैट इज ए। तो राइट का फर्स्ट क्लॉज है। अच्छा, तुमको क्लॉजेस याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा तुमसे। बहुत सारे लोग रटवाने लगते हैं, बहुत सारे टीचर्स, लेकिन नहीं आता है, ध्यान रखना इस बात का। क्लॉज ए जो है वो रीड करता है राइट्स का स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, तुमको जो बोलना है सब, इसको इसी तरह से ध्यान रखना। जब राइट्स की बात कर रहे हैं तो एकदम एब्सोल्यूट राइट। तुम गाली दे दो किसी को भी, राहुल जी को, मोदी जी को, किसी को भी गाली दे दो, तुम्हारे पास कुछ भी बोलने का, कुछ भी दिखाने का, कुछ भी करने का, सब कुछ का अधिकार है। ठीक है, ये हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड हो गया असेंबल पीसफुली। यहां पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको रीड करेंगे हम लोग। आर्टिकल 19 वन वन राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका क्लॉज बी ये है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। यानी कि तुम अगर किसी भी चीज के लिए प्रोटेस्ट शो करना चाहते हो तो असेंबल कर सकते हो विदाउट एनी आर्म्स। विदाउट एनी आर्म्स का ही मतलब होता है पीसफुली असेंबल होना है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि तुमको ग्रुप्स बनाने की आजादी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा ट्रेड यूनियन बना लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक ग्रुप है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक ग्रुप है। तो आप इस तरह की, आरएसएस भी एक ग्रुप है, तो इस तरह की किसी भी एसोसिएशन को आप बना सकते हो। वैसे ओआईसीजी की भी एक एसोसिएशन है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है कि आप इस देश में कहीं पे भी मूव कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। राइट्स की जब बात कर रहे हैं तो ध्यान रखो एब्सोल्यूट है, सब कुछ अभी एब्सोल्यूट है। ठीक है, तुमको असेंबल होना है, हो जाओ, विद आर्म्स हो जाओ असेंबल। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं पे भी रह सकते हो इंडिया के अंदर। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यहाँ पे मैंने प्रोफेशन लिखा है सिर्फ, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, ये पूरा का पूरा रीड करता है। तुम्हारे पास चार चीजों का अधिकार है, तुम कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कहीं पे जाके काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रग्स बेच रहा हूँ तो तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, पेडलर हो। तो ये वाला जो पूरा का पूरा राइट्स का पोर्शन है, ये सब कुछ एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब तुम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जब रिस्ट्रिक्शन की बात होगी तो इन सारी चीजों के ऊपर ये वाले सारे रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। अब किसी पे भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, तो जहां पे टू लिखा हुआ है, टू रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्ट्रिक्शन को, ध्यान रखना है। फर्स्ट, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि तुम कोई एक ऐसा बिजनेस नहीं करोगे जो इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरे में डाल रहा है। सॉवरेनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी वर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिया जो है एक आजाद देश है। इंडिया में सुप्रीम कौन होगा, पीपल ऑफ इंडिया। शायद तुमको पता होगा, प्रियम्बल रीड करता है इंडिया का, जो एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज पे लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है हम सारे लोग। ठीक है, अब इस देश की सरकार को किसने चुना, तुमने और मैंने। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया ने चुना।
भले ही मोदी जी ने कैसे भी जीता हो इलेक्शन, मतलब मैं बिल्कुल उस बात पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि राहुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी जी ने कैसे भी जीता हो इलेक्शन, लेकिन इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इंडिया के ऊपर किसी भी फॉरेन पावर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। तो तुम अपने राइट्स को इस तरह से यूज करोगे कि इंडिया की आजादी खतरे में ना आए। यानी कि तुम अब आर्म्स की स्मगलिंग नहीं करोगे कि इंडिया में बम फूट पाए। ठीक है, तो बिजनेस करना है तो ये मतलब थोड़ी है कि बम का बिजनेस करने लगे। जो चीज अलाउड है सिर्फ वही कर सकते हो। इंडिया की अगर सॉवरेनिटी खतरे में आ रही है तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते वो वाले। अब तुम एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोच लिया कि आईएसआईएस बढ़िया असेंबली है भाई, ये भी मतलब अगर बीजेपी असेंबली है, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली है, तो आईएसआईएस तो शायद तुम लोग को पता होगा, या फिर आईएसआईएस नहीं पता है तो अलकायदा तो पता ही होगा। ठीक है, तो अलकायदा की स्पेलिंग नहीं आती है, तो अलकायदा भी ऐसा लिखा है कि तुम लोग को पता ही ना चले स्पेलिंग। तो अलकायदा जो है, अलकायदा शायद तुम लोग को पता ही होगा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूएस में एक प्लेन मार दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तुमने फोटोज देखी ही होंगी। तो अलकायदा जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक असेंबली है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो कि राइट्स के सेकंड पोर्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वाली जो असेंबली है, इस असेंबली को हमको अलाउ नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि तुम बीजेपी बनाओ अच्छा काम करो, आरएसएस बनाओ अच्छा काम करो, लेकिन तुम अलकायदा मत बनाओ। सेकंड है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का बेसिक सा मीनिंग है कि इंडिया सिक्योरिटी किसको दी जा रही है? सिक्योरिटी दी जाएगी टू द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर इंडिया के लोगों की जान पे खतरा है, या फिर तुम देश की पार्लियामेंट पे अटैक कर सकते हो, देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन पे अटैक कर सकते हो, तुम हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो, हम तुमको ऑपरेट नहीं करने देंगे। ठीक है, अब तुम हो सकता है किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो, एसोसिएशन बनाए हो, अब इसी के अंदर अगर तुम देखना चाहो मूवमेंट को, तो मैं तुमको पार्लियामेंट के अंदर घुसने नहीं दूंगा विदाउट आईडी प्रूफ। मैं तुमको कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अगर तुम लोग कभी जाने का चांस मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में घुसने के लिए इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट में बहुत दूर एक बड़ा सा गेट होता है, उस गेट के अंदर ही नहीं जाने देते हैं। उस गेट के अंदर जाने के लिए तुमको पास लेना होता है। यानी कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो थी, लेकिन सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए मुझे रोक दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पे रोका जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे अगर तुम पे शक है तो तुमको रोक दिया जाएगा। रेलवेज में जब हम लोग जाते हैं किसी भी ट्रेन में बैठने, तो वहां पे बाहर एक सिक्योरिटी का एक बड़ा सा डब्बा लगा होता है जिसमें हम लोग अपने लगेज को रखते हैं, फिर वैसे टक 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 घूम के जाता है और उसके बाद वो सामान पास होता है। अब मान लो मैं चाकू रख के ले जा रहा हूँ तो मेरे को रोक लेंगे क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट हूं मैं। नेक्स्ट है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई हम दंगे अंगे नहीं कराएंगे, रायट्स। ठीक है, हम दंगे अंगे नहीं कराएंगे। अब तुम लोग को पता ही है कि यूपी में पनिशमेंट हो जाती है दंगे करने में, घर तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोजर बाबा आ जाते हैं। तो मैं इनमें से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा, अपने राइट्स को इस लेवल पे यूज नहीं करूंगा कि मैं पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अपन तो भाई एकदम ही आजाद ख्यालों के आदमी, अपन ने बोल दिया कि एक रिलीजन के लोगों को मारो। तो अब अगर मारना शुरू कर दिया तो मेरी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, मैं लोगों को बोल रहा हूँ, उकसा रहा हूँ कि तुम लोग मारो जाके। नेक्स्ट है डिसेंसी। अब भाई ट्रेड प्रोफेशन की बात हो रही है तो पोर्नोग्राफिक मूवीज मत बनाओ, इस तरह की गंदी चीजों को मत करो। गलत एसोसिएशन बना सकते हो तुम, इंडिसेंट एसोसिएशंस, रोड पे तुम गलत काम कर सकते हो जैसे कि आजकल इस देश का युवा कर रहा है। नेक्स्ट है मोरालिटी। मोरालिटी शायद तुम लोग जानते ही हो कि जो सोसाइटी का ऑर्डर है, तुमको सोसाइटी के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। सोसाइटी में अगर कुछ कस्टम्स को एक पर्टिकुलर तरीके से माना जा रहा है तो तुम उनको मानने दो, तुम उनमें फालतू में अड़चन मत डालो। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट ने कुछ बोला, कोर्ट ने बोला कि स्ट्रे डॉग्स को हटा दो, और तुम स्ट्रे डॉग्स को लेके बैठ गए कि स्ट्रे डॉग्स को नहीं हटने देंगे। ठीक है, तुम उस चीज पे लीगली फाइट कर सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि मुझे लगता है कि कुत्तों का इस देश में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली कुत्तों के बिना नहीं चल सकती। ठीक है, इस चीज को तुम लेके नहीं बैठ सकते हो। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा कि तुम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो। कॉन्टेम्प्ट का मतलब ही होता है कि तुम पालन नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर मैं मानहानि कर रहा हूँ, किसी के साथ मैंने गाली गलौज कर ली, किसी को मैंने फालतू की बात बोल दी, किसी को मैंने कुछ गलत साइन दिखा दिया। अब जैसे मोदी जी की माँ को कुछ लोगों ने गाली दे दी, ठीक है, तो वो जो है उस पर मोदी जी डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी पॉलिटिकल आदमी है, उनको पता है कि ये गलत काम होगा क्योंकि वोट्स वहां पे खतरे में आएंगे। अब केस चलेगा तो मैटर जो है सब जुडिस हो जाएगा। इंडिया में कोर्ट में केस को डिसाइड होने में 10 साल लगेगा। सामने वाली पार्टी जो है उसके पास भी पैसा है, यहाँ पे तो उन लोगों के पास तो खानदानी पैसा है, तो बहुत सालों तक केस चलेगा। तो मोदी जी फाइल ही नहीं करेंगे केस। जैसे राहुल गांधी ने एक बहुत ही लेजेंडरी स्टेटमेंट दी थी कि सारे मोदी चोर हैं।
ठीक है, तो मोदी जी को बोल दिया था सारे मोदी चोर हैं। सारे मोदी से वो मतलब कर रहा था, एक तो मेन वाले, उसके बाद वो मीन कर रहा था एक इंडिया में मोदी था, उसका नाम था ललित मोदी, तो उसके ऊपर भी कुछ करप्शन का केस था। एक और बंदा था, उसका नाम था नीरव मोदी। नीरव मोदी भी बहुत ही करप्ट पर्सन था, उसने भी बैंक के बहुत सारे पैसे चुरा के भाग गया था। तो राहुल गांधी ने इसको देखते हुए बोल दिया कि सारे मोदी चोर हैं। तो ये डिफेमेशन है भाई, तुम कैसे बोल दोगे कि सारे मोदी चोर है? देश में और भी तो मोदी रहते हैं ना, सिर्फ नरेंद्र मोदी मोदी थोड़ी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंडली फ्रेंडली रिलेशंस। फ्रेंडली रिलेशंस जो होता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, इसलिए अब मैं फ्रेंडली रिलेशंस को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बहुत ही अच्छे से, कि आपको पता हो विथ रियल एग्जाम्पल। फ्रेंडली रिलेशंस का मतलब होता है, इस देश के लोगों को कुछ भी ऐसा बोलने की आजादी नहीं है या कुछ भी ऐसा करने की आजादी नहीं है जो हमारे फॉरेन फ्रेंड्स को, यानी कि जो फॉरेन स्टेट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर दे। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं रोड पे खड़े होकर ये नहीं बोल सकता कि जितने भी लोग नेपाल में रहते हैं सारे के सारे मोमोज बेचते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इंडिया और नेपाल का बहुत अच्छे रिलेशन है, अब अभी अच्छे नहीं है लेकिन हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि नेपाल की नेसेसिटी है, वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, वो इंडिया ही उसके पास है तो चाइना उसके पास है। तो अगर मैं इस तरह की बातें बोलूंगा तो ये अच्छी बातें नहीं है बोलने के लिए, इससे हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं विथ अ फ्रेंडली कंट्री। या फिर मान लो मैं इंडिया का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ, मैं रवीश कुमार हूँ, रवीश कुमार आके बोल रहा है कि नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है तो मोमोज बेचने वाला जैसा दिखता है, तो ये उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, हम उसको रोक सकते हैं, वहां पे उसके एपिसोड को कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, एक बुक है, तुम लोग जाके रीड कर सकते हो, क्योंकि बैंड बुक है, बैंड चीजें करने में तो इंडिया के लोगों को मजा आता ही है। इस बुक का नाम है द रेड सारी। द रेड सारी बुक जो है, ये बहुत ही अमेजिंग सी बुक है। इसके ऑथर का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तुम लोग गूगल करके देख सकते हो या मैं कमेंट में डाल दूंगा। तो अब रेड सारी के अंदर बताया गया है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है जिनका नाम है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जो है, वो जो इटालियन सीक्रेट सर्विसेज हैं, इटली की जो सीक्रेट सर्विस है, यानी कि इटली का जो रॉ है, R&AW है, ठीक है, या इटली का जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसकी एजेंट है। और इटली वालों ने उसको भेजा है इंडिया के ऊपर स्पाई करने के लिए। और अब वो स्पाई करते करते इंडिया में एक टॉप पोजीशन तक पहुंच गई है, इस बारे में लिखा गया है रेड सारी में। लेकिन अब बात क्या है यहाँ पे दूसरी, कि तुमको तो पता ही है कि मोदी जी की कितनी अच्छी रिलेशनशिप है मेलोनी भाभी के साथ। तो अब इस रिलेशनशिप में अड़चन आ जाएगी कि भाई मेलोनी को गुस्सा नहीं कर सकते ना, मेलोनी तो अपनी फेवरेट है। तो अब मेलोनी गुस्सा ना हो, इसलिए मोदी जी ने क्या किया, इस बुक को ही बैन कर दिया। क्योंकि हमारी एक जो दोस्त है, मतलब दोस्त से जो थोड़ी सी ज्यादा बढ़कर है, वो गुस्सा हो सकती है, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, इसलिए हमने इस बुक को ही कंप्लीटली बैन कर दिया। तो हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जो हमारे फ्रेंड्स को हर्ट कर सकती है। आई बिलीव तुम लोग को समझ गया होगा। अब अगर तुम लोग इनको कंपेयर करना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं यहाँ पे, और एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, कैसे बोला, क्यों बोला। हर चीज हर चीज पे लगेगी, यानी कि सारे राइट्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। अब अगर तुम मेरे को बोलते हो कि हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, कि अब मैं जम्मू कश्मीर जाना चाहता हूँ, या और जम्मू कश्मीर मान लो मैं पहलगाम जाना चाहता हूँ, और कोर्ट ने बोला हुआ है कि पहलगाम में 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, और तुम 15 तारीख को उठा के अपना मुंह पहुंच गए पहलगाम, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने बोला था तुम नहीं जा सकते हो। सो दिस इज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो यानी कि तुम्हारे मूवमेंट पे भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ गया। अब बोला हुआ है कि जो ST लोग होते हैं इंडिया में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, तो जो ट्राइबल लैंड होता है उसको बेचने की या उसको खरीदने की जो पावर होती है वो सिर्फ ट्राइबल पीपल में ही होती है, यानी कि एक ट्राइबल पर्सन को ही अपनी जमीन बेच सकता है। तो ये एक बेसिक लॉ है, लेकिन तुम जाके अगर उनकी जमीन को खरीद ले रहे हो, तो ये जो है, ये एंटी इंडिया है, ये चीज बैंड है, इस चीज को आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे राइट्स पे ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, तो राइट्स रिस्ट्रिक्शंस को एक साथ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखना है इस बात का। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट फेज इज आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है, इसको लिखा क्यों गया था, बस इसको समझने की जरूरत है तुमको। आर्टिकल 20 का लिखने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जब इंडिया में ब्रिटिश होते थे, तो ब्रिटिशर्स हमारे साथ ये तीन चीजें करते थे, ठीक है, और ये तीन चीजें इंडियंस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। यानी कि इंडियंस पे ये तीन तरीके के अत्याचार किए जाते थे। तो जब संविधान लिखा गया तो बोल दिया गया कि ये तीन अत्याचार, अब जो इंडिया है, इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसमें इंडिपेंडेंट इंडिया की सरकार ये तीन काम नहीं कर सकती। बाकी सारी चीजें तो मैं अधिकार दिला रही थी, लेकिन ये फंडामेंटल राइट बोल रहा है कि भारत की सरकार इस काम को नहीं कर सकती।
फर्स्ट, भारत की सरकार एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को नहीं बना सकती, एफ है ये मेरा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज को नहीं बना सकती, ठीक है। सेकंड बोलते हैं राइट अगेंस्ट, या तुमको पता होगा कहीं ना कहीं से, डबल जियोपार्डी, यानी कि अगर तुमने एक क्राइम कमिट किया है तो उसके लिए तुम पे एक बार केस चलेगा और एक बार जेल जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुमको 2 बार जेल भेजूंगा, ठीक है। एंड थर्ड एंड लास्ट होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है मैं तुमको इतना नहीं मारूंगा कि तुम खुद के अगेंस्ट में गवाही देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मतलब मैंने बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स में बोल दिया। फर्स्ट वर्ड है सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है इंसान खुद, यानी कि मैं खुद। इनक्रिमिनेशन यानी कि मैं तुमको इतना फोर्स नहीं करूंगा कि तुम खुद के अगेंस्ट में गवाही देना स्टार्ट कर दो। तुमने किसी को नहीं मारा है फिर भी तुम बोल रहे हो कि मैंने उसको मारा है, होता है इंडिया में ये सब, लेकिन लिखा हुआ जो है मैं तुमको वो बता रहा हूँ क्लैट क्रैक करने के हिसाब से, रियलिटी तुम लॉ स्कूल जाके पढ़ना। सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या है? तुमको मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम खुद के खिलाफ गवाही दो या खुद के खिलाफ कोई भी एविडेंस दो, इससे तुमको रोका जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीजों पे बात की है। अब मैं तीनों चीजें जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं तुमको, क्या क्या इसके अराउंड पता होना चाहिए। इंडिया में जो लॉ होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ लॉ जो होता है इंडिया में उसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव लॉ, प्रोस्पेक्टिव लॉज। और इंडिया में सिर्फ प्रोस्पेक्टिव लॉज ही अलाउड हैं। इंडिया में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज अलाउड नहीं है, जो सेकेंड फॉर्म ऑफ लॉज है। इनको कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। अगर तुम लोग इस पूरे सेशन को आराम से बढ़िया तरीके से डेप्थ में देखना चाहते हो तो फिर से फालतू में मैं बता देता हूँ कि जाके देख सकते हो एट नो कॉस्ट, उसमें हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है रेट्रो। रेट्रो का मतलब शायद तुम लोग को पता ही होगा, ओल्ड रेट्रो सॉन्ग्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज अलाउड नहीं है, इंडिया में सिर्फ प्रोस्पेक्टिव लॉज अलाउड है। अब प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव होता क्या है? अच्छा, एक्स पोस्ट फैक्टो जो होता है, एक छोटी सी चीज यहाँ पे जो पता होनी चाहिए, वो रिप्रेजेंट करता है क्या नहीं कर सकते हो सरकार को, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव। आर्टिकल 20 क्या बोल रहा था? सरकार यानी कि गवर्नमेंट ये 3 चीजें नहीं कर सकती है क्योंकि अंग्रेज इन 3 चीजों को करते थे और इंडियंस पे बहुत अत्याचार करते थे, ठीक है। तुमने शायद देखी होगी बहुत सारी मूवीज की इंडियंस को मार मार के उनके अगेंस्ट में गवाही लेते थे, इंडियंस पे 2-2 बार केस चला देते थे, 3-3 बार केस चला देते थे, 4 बार जेल भेज देते थे, पुराने लॉज बनाते थे उनको इम्प्लीमेंट कर देते थे। तो एक एक करके अपन कवर करते हैं। तो ये हो गया प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इंडिया में चल कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉज। इसका मतलब क्या होता है? अब प्रोस्पेक्टिव लॉज का मतलब होता है कि जिस डेट पे लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया इसके बाद से ही पीपल ऑफ द कंट्री पे ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा, लॉ लागू होगा। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया में जैसे एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर या फिर फोन या इस तरह की जो भी टेक्नोलॉजीज है, न्यू टेक्नोलॉजी मान लो। क्योंकि हम लोग ईयर हैं 1995 में, 1995 में कंप्यूटर तो बहुत नई चीज थी, ठीक है। तो अब मान लो 1995 में फेसबुक होता था। तो अब मैं फेसबुक पे गया और मतलब यश गया फेसबुक पे 1995 में। 1995 में फेसबुक पे जाके उसने एक लड़की को स्टॉक किया। तो स्टॉक जब किया मैंने इस लड़की को, तो ये लड़की जो थी ये जाके, लड़की का नाम मान लो क्या रखें, ए रख देते हैं, ठीक है। लड़की का नाम है ए। तो अब ए ने क्या किया? ए गई कोर्ट और ए वर्सेस यश उसने केस फाइल कर दिया मेरे अगेंस्ट में। तो इस चीज पे क्या कोई लॉ है इंडिया के अंदर? कोई भी लॉ नहीं है। तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? इसको ट्रीट किया जाएगा टॉर्ट्स के फॉर्म में, कि कोर्ट को यहाँ पे डिसीजन देना पड़ेगा, लेकिन लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मान लो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई स्टॉकिंग वॉकिंग कुछ नहीं होती है, ये सब फालतू की बातें हैं। इसके बाद इंडिया में जो आईटी के लॉज बने उनको कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आईटी एक्ट बनाया गया ईयर 2000 में। ईयर 2000 में जब इस लॉ को बनाया गया तो स्टॉकिंग को एज अ क्राइम मेंशन किया गया इस एक्ट में, और बोला गया कोई भी अगर आदमी एक औरत को स्टॉक करता है तो उसको 7 years की जेल होगी। बहुत ज्यादा बोल दिया मैं, 7 साल, लेकिन ठीक है। तो कोई भी अगर आदमी किसी औरत को स्टॉक करता है तो उसको 7 years की जेल होगी, इस आईटी एक्ट में लिख दिया। अब ए को लगा कि भाई अब तो अपॉर्चुनिटी आ गई अपनी। अब ए ने मेरे अगेंस्ट में फिर से केस फाइल कर दिया।
तो मैंने स्टॉक कब किया था? मैंने स्टॉक किया था 1995 में। लॉ कब बना? 2000 में। तो अब जब 2000 में लॉ बना है, तो 2000 से बाद में जिन लोगों ने क्राइम कमिट किया है सिर्फ उनको पनिशमेंट हो सकती है, मेरे को पनिशमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने इसके पहले क्राइम कमिट किया है। दिस इज प्रोस्पेक्टिव लॉ। प्रोस्पेक्टिव यानी कि जो अपकमिंग डेट्स हैं उन पे हम इंप्लीमेंट करेंगे, हम बैक डेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं करेंगे। तो ये हो गया, बैक डेटेड इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हो। आगे होने वाले क्राइम पे तुम इंप्लीमेंट करोगे, पीछे पे नहीं करोगे। रेट्रोस्पेक्टिव जो है ये बोलता है कि तुम लॉज को बैक डेटेड मैनर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बैक डेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो रहा है। अब अगर इंडिया अलाउ करता है इस तरह के सिस्टम को, तो ईयर 2000 में जब ये लॉ आया तो यश को पनिशमेंट दी जा सकती थी, लेकिन यश को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती इंडिया के अंदर। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसा कोई देश होता तो यश को पनिश कर देता, बोल देता कि रेट्रोस्पेक्टिवली हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, पैसेज कई बार बोलता है कि कुछ टाइप के जो लॉज होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव का एक्सेप्शन होते हैं, विच मींस कुछ टाइप के लॉज में रेट्रोस्पेक्टिव चीजें अलाउड हैं। जैसे कि इंडिया में टैक्स में रेट्रोस्पेक्टिव सिस्टम अलाउड है। अब मान लो हमने कुछ नया टैक्स का लॉ बनाया, क्योंकि टैक्स अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, न्यू टैक्स कोड आया है। अब मान लो मैंने टैक्स की चोरी की ईयर 2010 में, ठीक है। उस वक्त पे इस तरह की चोरी पे कोई भी क्राइम नहीं होता था, ठीक है। उस वक्त पे चोरी को क्राइम नहीं माना गया था, इस तरह के टैक्स की चोरी को क्राइम नहीं माना गया था 2010 में। अब मोदी जी ने 2025 में लॉ बना दिया टैक्स पे और बोल दिया कि ये जो चीज है ये क्राइम है। तो अब मेरे को 2010 के क्राइम के लिए भी पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन उस वक्त पे वो चीज क्राइम नहीं थी, आज वो चीज क्राइम है तो पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन एक्सेप्ट फॉर टैक्स इस तरह की कोई भी चीज नहीं है इंडिया में जिसमें तुमको पनिशमेंट मिल सके। लेकिन कई बार पार्लियामेंट इस तरह की चीजों को इंप्लीमेंट कर देता है रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, और ये चीजें हमको मेंशन कर दी जाती हैं इन द पैसेज। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का और इसी इंटेंट के साथ सॉल्व करना है। दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। सेकेंड है डबल जियोपार्डी। इसको सही तरीके से रीड किया जाता है डबल जेपर्डी, जो तुम लॉ स्कूल में जाके सीखोगे, लेकिन अभी जियोपार्डी ही बोल लो। अब डबल जियोपार्डी का मतलब होता है वन, किसी एक पर्सन ने अगर किसी भी क्राइम को कमिट किया है या नहीं किया है, तो उस पे जो केस चलेगा, हमेशा हम लोग इसमें पनिशमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को सिर्फ पनिशमेंट ध्यान होता है, केस चलेगा सिर्फ एक बार। सेकेंड, अगर उस पर्सन को पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट भी सिर्फ एक क्राइम के लिए, वन क्राइम के लिए एक बार केस चल सकता है और एक बार पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन अब तुम बोलोगे केस तो भाई रीओपन हो जाते हैं। केस रीओपन तब हो सकता है जब कोई न्यू ग्राउंड आए। न्यू ग्राउंड का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन विद एन एग्जांपल। यश एक बंदा है, यश ने क्या किया, मर्डर कर दिया मान लो चिया का, ठीक है। तो चिया तो मर गई। अब चिया के जो घर वाले थे, चिया के घर एक बहन है उसका नाम है पिया। अब चिया की बहन पिया ने यश के ऊपर केस कर दिया, तो अब केस है पिया वर्सेस यश। अब पिया फाइट क्यों कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ चिया मान लो। तो अब ये जो केस है इसमें यश जीत गया केस, और ऐसा प्रूव हो गया कि यश ने मर्डर नहीं किया है, ठीक है। अब मान लो सारे के सारे तरीके के एविडेंसेस को प्रेजेंट किया गया इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि सारे एविडेंसेस सारे विटनेसेस को सुनने के बाद कि यश जो है लाइबल नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, पिया ने कुछ सालों बाद, मान लो 2 से 3 साल बाद, फिर से केस कर दिया यश के ऊपर कि यश ने उसकी बहन को मारा था, ठीक है। यश ने चिया को मारा था, पिया ने फिर से केस कर दिया। अब जब पिया मुझ पे ये केस कर रही है, तो पिया ने यहां पे बोला कि मेरे को एक वीडियो मिला है, एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि यश ने चिया को मारा। लेकिन ये एविडेंस या ये ग्राउंड इस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था जब फर्स्ट टाइम केस चल रहा था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस न्यू ग्राउंड के बेसिस पे केस को रीओपन किया जा सकता है। तो अब तुमको यहां पे याद रखना है जो मैक्सिम यहां पे फॉलो होती है, नो पर्सन, नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है उस पे केस रन करना, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है केस रन करना, यानी कि केस रन नहीं किया जा सकता। नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड punished for the same offense twice। यानी कि नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस का मतलब है कि एक आदमी को हम 2 बार सजा नहीं देंगे कुछ भी हो जाए।
ना उसके ऊपर केस रन करेंगे। अच्छा, ये चीज क्यों होती थी? क्योंकि अगेन जैसा मैंने बताया, ब्रिटिश बहुत ज्यादा इस तरह की हरकतें करते थे विद द इंडियन पीपल। तो जब इंडियन पीपल के हाथ में सत्ता आई, इंडियन पीपल के पास पावर आई, तो उन्होंने सोचा कि इन चीजों को हमें खत्म करना चाहिए। अच्छा, गांधी जी ने अगर एक बार क्राइम किया है, तो गांधी जी के इसी एक क्राइम के ऊपर वो लोग सालों तक घसीटते रहते थे केसेस को। इसी पे उनको बार बार पनिश किया जाएगा कि भाई तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम जेल जाओ, फिर जेल जाओ, फिर जेल जाओ। तो इस चीज को खत्म करने के लिए इस डिसीजन को लिया गया। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट वाज दिस, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी पर्सन को जिसके ऊपर केस चल रहा है, कोई भी इंडिविजुअल जिसके ऊपर केस चल रहा है, इसको हम किसी भी तरह से फोर्स नहीं करेंगे, या फिर हम किसी भी तरह से कोई भी लुक्रेटिव ऑफर नहीं देंगे। लुक्रेटिव ऑफर का मतलब होता है कि हमने बोला कि भाई अ, अगर तुम ये मान लोगे कि तुमने क्राइम कमिट किया था, तो तुम्हारी बहन की शादी करा दूंगा मुकेश अंबानी के बेटे से। तो ये हो गया एक लुक्रेटिव ऑफर। ठीक है, फोर्स करने का मतलब है डंडे मारो सीधे, मतलब वो तो इजी है। किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता है किसी भी चीज को किसी केस से रिलेटेड एक्सेप्ट करने पे। अब ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस सेल्फ के टर्म्स में आएगी, यानी कि तुम अपने केस में किसी भी बात पे तुमको कोई भी एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। एविडेंस जो है वो सेकंड पर्सन देगा, वो स्टेट प्रूव करेगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुमको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन ग्राउंड्स थे। अच्छा, तुमने शायद बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें इस तरह के कुछ सीन्स होते हैं, जहां पे मतलब मैंने इस तरह का एक सीन देखा था एक बहुत पुरानी मूवी में, जहां पे जो प्रिजनर्स थे उनको पानी पिलाया जा रहा था, क्योंकि वो लोग खाने की हड़ताल कर दी थी, अनशन पे बैठ गए थे, तो उनको फालतू में फोर्सफुली पानी पिला रहे थे, खाना फीड कर रहे थे, और बोल रहे थे कि तुम लोग अपने क्राइम को एक्सेप्ट करो। उसके बाद मारपीट करते हैं उनसे। तो इन सारी चीजों को खत्म करने का आइडिया था। तो तीन चीजों को हम लोग ने खत्म किया है यहाँ पे। फर्स्ट वॉज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। सेकेंड, राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल का मतलब यहां पे समझ आ रहा होगा कि एक इंसान को पे दो बार केस नहीं चलाओगे, और दो बार प्रोसिक्यूट नहीं करोगे, केस नहीं चलाओगे मतलब, एंड दो बार उसको पनिश नहीं करोगे। पनिश एंड प्रोसिक्यूट दोनों बातें याद रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में दोनों बातें लिखी होती है। हमारे दिमाग में अगर सिर्फ पनिश 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 चलता रहता है तो हम गलत कर देते हैं एग्जामिनेशन में। सेल्फ इंक्रिमिनेशन आई बिलीव समझ गए होगे। अब ये हो गया हम लोग का आर्टिकल 20। नाउ टाइम फॉर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी से और बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने की। अगेन, डेप्थ में अगर देखना चाहते हो तो फ्री कोर्स जाओ। आर्टिकल 21 बोलता है, मैं ब्रेक कर रहा हूं पूरे आर्टिकल को, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये पूरा का पूरा आर्टिकल रीड करता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब मैं चाहता हूं तुम इसको एक दूसरे तरीके से देखो, तुम इसको तीन पार्ट्स में देखो। फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए तुमको नो पर्सन, सेकेंड पार्ट तुमको देखना चाहिए लाइफ, थर्ड पोर्शन देखना चाहिए तुमको पर्सनल लिबर्टी। ये तीन कीवर्ड्स पे हम लोग फोकस करेंगे। और चौथा वर्ड जो इन तीनों के साथ जाएगा वो है डिप्राइव्ड। तो अब हमको तीन कीवर्ड्स पे फोकस करना है, एक वर्ड को ध्यान में रखते हुए, बस वो है डिप्राइव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे वर्ड्स को देख रहे हैं, तीन ही कीवर्ड्स है लेकिन। तो अब मैं इसको तुम लोग के लिए ब्रेक कर देता हूं। तो यहां पे आ गया नो पर्सन। नो पर्सन से लोग मीन करना चाह रहे हैं एन इंडिविजुअल। ठीक है। सेकेंड, यहां पे ये लोग बात कर रहे हैं ऑफ लाइफ, तो तुमको मीनिंग ऑफ लाइफ पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, बात कर रहे हैं ये लोग पर्सनल लिबर्टी। अब इसके बाद जो ये आर्टिकल है, ये फर्दर रीड करता है, एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉज। यानी कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को। ये हो गया हम लोग के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था। तो अब यहां पे इसका जो चौथा पोर्शन हो गया, वो हमको लिख देना चाहिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इस तरह से अगर याद रखोगे तो मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं
4 वर्ड्स याद रखना है, चारों वर्ड्स में तुम्हारा काम बन जाएगा, आर्टिकल 21 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब नो पर्सन का मतलब है कोई भी इंसान को, आप किसी भी इंडिविजुअल को। अच्छा, नो पर्सन से एक और बात सिग्निफाई करता है नो पर्सन वर्ड, कि नो पर्सन से ये सिग्निफाई होता है या तो वो सिटीजन हो सकता है ऑफ इंडिया, या फिर वो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है। नो पर्सन का मतलब एकदम ही न्यूट्रल टर्म है, न्यूट्रल टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई भी बस इंसान होना चाहिए, एक इंडिविजुअल होना चाहिए। नेशनैलिटी, रेस, कास्ट, सेक्स कुछ भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ इंसान चाहिए हमको। यानी कि हम इस राइट को सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को दे रहे हैं। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइफ। लाइफ पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। लाइफ का मीनिंग होता क्या है? तो अगर तुम समझना चाहोगे तो लाइफ किस तरह से होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और एंड पॉइंट क्या होता है, तुमको ये समझना होगा। बताओ सोच के, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होगा? मुझे पता है तुम बोलोगे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है लाइफ का वो होता है बर्थ, ठीक है। और एंड पॉइंट जो होता है लाइफ का वो होता है डेथ, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तुमको आज के बाद से इस बात का ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बर्थ एंड डेथ स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट नहीं है लाइफ का। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ जो है वो इसके पहले हो जाता है, जब आप अपने मदर के वूम में होते हो, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ है। अब इसके बाद एंड पॉइंट ऑफ लाइफ होता है जब तुम्हारा क्रिमेशन हो जाएगा। क्रीमेशन स्पेलिंग गलत हो गई, क्रिएशन हो गई। क्रीमेशन, जब तुम्हारा क्रीमेशन हो जाएगा उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं एंड ऑफ लाइफ। तो एंड ऑफ लाइफ और स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ दोनों हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हमको दोनों को साइमल्टेनियसली ध्यान रखना है कि एंड क्या है एंड स्टार्ट क्या है। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जब आप अपने मदर के वूम में हो, वहां से लेके क्रिमेशन तक जो भी नेसेसिटीज होती हैं ऑफ लाइफ, ये सारी की सारी लाइफ की नेसेसिटीज को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, गवर्नमेंट और स्टेट एक ही चीज है, ठीक है। देश का मतलब ही, मतलब स्टेट का मतलब देश होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये सब नहीं होता है। स्टेट और गवर्नमेंट एक ही चीज है। लाइफ की जितनी भी नेसेसिटीज हैं वो सरकार को सप्लाई करनी होगी, गवर्नमेंट को सप्लाई करनी होगी। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आई बिलीव आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब जब आप मदर के वूम में होते हो तो वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो गुड फूड, हेल्दी फूड आपको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। उसके बाद आपने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे फ्री डिलीवरी होती है, यानी कि आपको एक और लेवल पे सपोर्ट किया जा रहा है। इसके बाद फर्दर मदर को और बच्चे को दोनों को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी नेक्स्ट नेसेसिटी होती है कि उसको एजुकेशन चाहिए लाइफ में कुछ भी अच्छा करने के लिए। तो अब उसको दे दिया जाता है यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का राइट दे दिया जाता है। गवर्नमेंट बोलती है इंडिया की कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल तक की एज का है, इसको हम लोग फ्री एंड कंपलसरी मैनर में पढ़ाएंगे। इसको अलग से लिख दिया गया है अंडर आर्टिकल 21A। इस बात का ध्यान रखना, आर्टिकल 21A में इसको अलग से लिख दिया गया है। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया था, इसको कहा जाता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर 2002। 2002 में इसको अलग से लिख दिया गया है, इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद। अब नेसेसिटी आ गई एजुकेशन। एजुकेशन के बाद अगली नेसेसिटी आती है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब आदमी पढ़ लिख लेगा थोड़ा बहुत, जो भी उसने एक बेकार, बेकार मतलब मैं बेकार उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, सरकारी स्कूल इंडिया में बहुत ज्यादा बेकार है, तुम लोग को ये बात पता होगी कि उन स्कूल्स में कोई बेनिफिट नहीं होता है। अच्छा, जब ये बच्चा स्कूल में है तो इसके साथ तुमको एक और बात शायद ध्यान आएगी कि यहाँ पे मिड डे मील भी दी जाती है उसको, यानी कि उसके खाने का इंतजाम भी सरकार कर रही है। उसके बाद उसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। तो अब जब उसको एम्प्लॉयमेंट देना है तो उसके लिए शायद तुमने सुना होगा अलग अलग तरीके की योजनाएं होती हैं। जैसे एक योजना का नाम है मनरेगा, MNREGA। महात्मा गांधी, ये आर है ये ई है, ये होता है महात्मा गांधी नेशनल, एम इस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो मनरेगा में क्या होता है, साल में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है अनएम्प्लॉयड पीपल को। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी। अब उसके बाद अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है, मान लो, मतलब मैं बहुत एक्सट्रीम केसेस ले रहा हूं, तो अब डेथ के वक्त पे उसके क्रीमेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो फिर से सरकार की होती है।
तो अब यहाँ पे क्रीमेशन भी सरकार कर रही है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोविड में बहुत सारी डेथ्स हुई थी और उन सारी की सारी डेथ्स को का जो क्रीमेशन था वो गवर्नमेंट ने किया था, क्योंकि कोविड के वक्त पे क्रीमेशन करना बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। क्रीमेशन का मतलब होता है जो भी उसकी अंतिम संस्कार। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदूज में पायर पे उसकी डेड बॉडी को रखते हैं, फिर पायर को जला देते हैं। पायर का मतलब वही जो लकड़ियां हम लोग लगा के जला देते हैं। मुस्लिम्स में उसको दफना देते हैं, क्रिश्चियनिटी में दफना देते हैं। उसके बाद तुमने सुना होगा पारसीज में उसकी जो भी डेड पर्सन रहता है उसकी बॉडी को छोड़ दिया जाता है चील कौओं को खाने के लिए। उस पे कुछ लगा देते हैं जिससे चील कौवे अट्रैक्ट होते हैं। उनको फीड करना उनका मेनली ऑब्जेक्टिव होता है, कि हम मरने के बाद भी अपनी बॉडी को किसी को दे पा रहे हैं बेटरमेंट के लिए। तो अब इस तरह की जितनी नेसेसिटीज हैं उन सारी की सारी नेसेसिटीज को फुलफिल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आई बिलीव आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके अंदर जो स्पेशल टाइप की रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो न्यूली डेवलप्ड हैं या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैं आपको बताता हूं। जैसे राइट टू लिव इन क्लीन एनवायरमेंट। राइट टू लिव इन क्लीन एनवायरमेंट यानी कि कोई भी इस देश का आदमी जब कहीं पे भी रह रहा है तो उस जगह का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे उसको बीमारी ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, टीबी ना हो। इस तरह की जो मल्टीपल वो होते हैं, जैसे मलेरिया हो जाता है, इस तरह के बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे ना हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, ये राइट टू लाइफ के अंडर है। अब उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, जो माँ बाप बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते हैं। तो इस पे तो मेरे को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो रोज ही इसका हनन हो रहा है, रोज ही इसको वायलेट किया जा रहा है हम लोग की सोसाइटी में। अब उसके बाद राइट टू शेल्टर, कि हर इंसान के पास छत होनी चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग तरीके से इंतजाम किया जाता है। अब इंतजाम इतना लेजेंडरी करते हैं इंडिया में कि फ्लाईओवर के नीचे सो जाओ, शेल्टर तो है। देखो, मैं क्रिटिसाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मतलब तुम लोग में से डिसएग्री कर ही नहीं सकते हो। तो राइट टू शेल्टर एक और राइट हो गया। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट राइट है जो तुमको पता होना चाहिए, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट। एक्सेस टू इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेट आज के वक्त पे एक नेसेसिटी बन चुका है, और इस नेसेसिटी को हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और हमको ये अधिकार देना चाहिए। अब उसके बाद एक और राइट है फर्दर, जिसको कहा जाता है राइट टू डाई। राइट टू डाई को एक और नाम से रेफर किया जाता है दुनिया भर में, उसको कहा जाता है यूथेनेजिया। वर्ड याद रखना, यूथेनेजिया के टर्म्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी को कहा जाता है राइट टू डाई। राइट टू डाई का मतलब होता है एक इंसान की अगर इतनी ज्यादा तबीयत खराब है या उसका मान लो एक्सीडेंट हो गया है और वो एक ऐसी कंडीशन में है जो इररिकवरेबल कंडीशन है। इररिकवरेबल कंडीशन का मतलब हुआ कि तुम ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारी हालत बिल्कुल भी अब सुधर नहीं सकती। यानी कि जैसे कई बार एक्सीडेंट होता है, जैसे मेरे सामने एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था। वो जेसीबी पे खड़े होके वायर ठीक कर रहा था। वो पता नहीं जेसीबी में जो भी प्रॉब्लम हुई, वो जेसीबी का जो आगे का पोर्शन रहता है जो जिससे उठाते हैं चीज सामान को, उस पे खड़े होके वो वायर ठीक कर रहा था। इतना लेजेंडरी आदमी था। पता नहीं कैसे वो गिर गया। साइड में एक और जेसीबी थी, उस जेसीबी का जो ब्लेड था, ब्लेड पे उसके आगे सर लगा। अब उसका हार्ट चल रहा था लेकिन दिमाग पूरा फट चुका था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस इंसान को मिलता है राइट टू डाई, क्योंकि वो एक इरिकवरेबल स्टेट में, उसका दिमाग पूरा फट चुका है, डॉक्टर्स नहीं जोड़ सकते। तो अब हम इस अधिकार को दिला सकते हैं कि हम उसका इलाज करना बंद कर देंगे। हम उसको मारेंगे नहीं, हम उसका इलाज नहीं करेंगे और उसकी डेथ का वेट करेंगे। तो इलाज करना बंद कर दिया। इसी चीज को इंडिया में कहा जाता है राइट टू डाई। लेकिन इसी चीज को हम लोग इंडिया में जब फॉलो करते हैं तो इसको कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि हम इलाज करना बंद कर रहे हैं। इसका एक दूसरा वर्जन होता है, उसको कहा जाता है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में हम तुमको एक इंजेक्शन लगा देंगे या तुमको एक दवाई खिला देंगे जिससे तुम मर जाओगे। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में तुमको मेडिकली एक इररिकवरेबल स्टेट में होना जरूरी है। ये मेडिकल सिचुएशन होनी चाहिए तुम्हारी। आई बिलीव तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा, लेकिन फ्री वाले सेशन में मैंने बहुत डेप्थ में बताया है। तुम लोग मतलब मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जाके देखो उन चीज़ों को। तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम थोड़े से भी स्मार्टर हो तो तुमको एक जिस्ट मिल गई होगी, और क्लैट के लिए सिर्फ जिस्ट ही चाहिए तुमको, कि तुमको एक्टिव पैसिव हल्का सा समझ आ गया ना, तुम पैसेज रीड करके समझ जाओगे सब कुछ। तो इस तरह के ये फर्दर राइट्स हैं जो इंडिया में बोले जाते हैं अंडर आर्टिकल 21। ये सारे के सारे न्यूली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स हैं। अब तुमको समझ आ रहा होगा कि एक इंसान के गुड लाइफ के लिए जो भी नेसेसिटीज हैं, अब इसको इस तरह से देखना चाहिए। गुड लाइफ के लिए जो भी नेसेसिटीज हैं, वो सारी की सारी नेसेसिटीज को सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली? वो सारी की सारी नेसेसिटीज को सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली स्टेट ने, अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में 21A को विथ स्पेशल अटेंशन ध्यान रखना, आया है ईयर इसमें, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
आई बिलीव समझ गया होगा तुमको लाइफ का मीनिंग क्या है। अब अगर स्टेट इन राइट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाता है, मान लो मेरा क्रेमेशन अच्छे से नहीं किया स्टेट ने, या मैं एक 12 साल का बच्चा था, मेरे को स्टेट ने नहीं पढ़ाया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा आर्टिकल 21 का वायलेशन कर देगा स्टेट। अब मैं उस स्टेट के अगेंस्ट में केस कर सकता हूं, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो जस्टिसिएबल है। आई बिलीव समझ पा रहे होगे कि मैंने स्टार्टिंग से कैसे कनेक्ट किया इस बात को कि जस्टिसिएबल का मीनिंग क्या था। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस जाते हैं स्टेट के ऊपर। अब मान लो एक फाइनल एग्जांपल, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अगेन, जम्मू एंड कश्मीर से जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, तो वहां पे 2 साल तक इंटरनेट को बंद रखा गया। ठीक है। तो अब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनके पास राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट है, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट। अब अगर हम उस राइट को नहीं दे पा रहे हैं, तो हम जम्मू कश्मीर के सारे लोगों का एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। 5 मिनट में तुमको समझ जाएगा कि आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के वक्त पे जम्मू कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है तुम इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हो और कहीं पे भी रिसाइड एंड सेटल कर सकते हो। तो अब तुम कहीं पे भी जा, मूव, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आ गया पहले तो, कहीं पे भी जा सकते हो मतलब मूवमेंट। सेकंड हो गया रिसाइड। रिसाइड का मतलब होता है तुम वहां रह सकते हो और तुम वहां पे सेटल हो सकते हो। अब इसके बाद लास्ट चीज आती है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि कुछ अगर लॉज हैं जो बोलते हैं तुम कुछ पर्टिकुलर जगहों पे नहीं जा सकते, या तुमको ये वाले राइट इस वक्त पे नहीं मिलेंगे, राइट टू लाइफ के, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको उन राइट्स को गिव अप करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, शायद तुम लोग सबने जिया है। अब जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं फ्रीडम, लिबर्टी है, लिबर्टी लिख देता हूं मैं, कुछ भी हो जाता है गलत। ठीक है, तो लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब क्या है, मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, रिसाइड कर सकता हूँ, सेटल कर सकता हूँ। सिचुएशन कोविड की है, मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया। अब जब लॉकडाउन लगेगा, तो मेरा आर्टिकल 21 जो था, 21 का जो लिबर्टी वाला पोर्शन था, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया बिकॉज ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन, और ये जस्टिफाइड है। ठीक है, इसको आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में ध्यान रखोगे, और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं आपके राइट टू लाइफ पे भी। अब मान लो कोविड की सिचुएशन है और कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा एडवर्स है, तो अब आर्टिकल 21 में आपका जो राइट टू एजुकेशन था, क्योंकि उस वक्त पे जो बच्चे थे, अब मान लो तुम नॉट एक बहुत ही फाइनेंशियली साउंड फैमिली से हो, तो तुम्हारे पास ना फोन है, ना तुम्हारे पास इंटरनेट का एक्सेस है, ना तुम्हारे पास कंप्यूटर लैपटॉप है। एक गरीब घर का बच्चा है जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था, तो अब वो 2 साल तक स्कूल नहीं जा पाया, 2 इयर्स तक उसका 2 इयर्स का स्कूल का लॉस हुआ। अब उसका 2 इयर्स का स्कूल का लॉस क्यों हुआ, क्योंकि कोविड था, और कोविड की वजह से हम लोग ने लॉकडाउन लगा दिया था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बच्चा ये नहीं बोल सकता कि यार आपने तो लॉकडाउन लगा दिए थे मोदी जी, अब मेरे पढ़ाई ना होने के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मोदी जी हैं। वो ऐसा नहीं बोल सकता है, वो राहुल गांधी उसको नहीं बनना है। उसको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया वो क्यों लगाया गया। वो उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने का ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन है। आई बिलीव तुम लोग समझ गए होगे। ठीक है, तो इसी तरह से तुम लगा सकते हो इस चीज को, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को, कि मनरेगा में 100 दिनों का काम नहीं मिला लोगों को। और भी इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लाइफ को इंश्योर करने की, गुड लाइफ मिले लोगों को, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। इस तरह की बार बार सिचुएशन आती है। अब अगर वॉर सिचुएशन आ गई इंडिया में, हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे सीधे से, या किसी स्टेट में फेमाइन आ गया, ड्रॉट आ गया, बाढ़ आ गई, तो आप हर तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब वक्त है आने का आर्टिकल 22 पे। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, क्योंकि यहाँ से गेम थोड़ा सा इजियर है, अंटिल आर्टिकल 32। नेक्स्ट बीच के जो आर्टिकल्स हैं, इनके ऊपर मैं एक छोटा सा आपको ब्लॉग पोस्ट दे दूंगा, आप उसको रीड कर लेना। उससे बहुत ज़्यादा इजियर हो जाएगा। इस क्यूआर के थ्रू भी कर सकते हो, तो तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा, तुम्हारे लिए मेहनत नहीं बचेगी। और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले यहाँ से कवर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है। आर्टिकल 25 to 28 इसको हम लोग तेज़ी से करेंगे, और आर्टिकल 32 पे मूव करेंगे, क्योंकि 32 सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 to 25 to 28 बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब होता है कि इंडिया में रहते हुए आप अपने मर्जी के किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि आप अपना जो भी आपका रिलीजन है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसको प्रोफेस कर सकते हो, प्रोफेस का मतलब है आप उसको टीच कर सकते हो, एंड प्रोपगेट कर सकते हो, आप दूसरे लोगों को मतलब उसको स्प्रेड कर सकते हो, आप अपने इवेंट्स को बड़ा कर सकते हो, गणेश जी रख रहे हो, दुर्गा जी रख रहे हो तो बड़े बड़े इवेंट्स कर लो, आप लोगों को उसके बारे में बताओ, उसकी टीचिंग्स दो, उसके गुड फैक्टर्स बताओ, गुड पैरामीटर्स बताओ, तो आप प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट कर सकते हो अपने रिलीजन को। प्रोपगेट की स्पेलिंग गलत हो गई, Propagate। आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेशन, प्रोपगेट कर सकते हो, इसी के बारे में मेनली लिखा गया है। जो भी रिलीजन है उसको फॉलो कर सकते हो इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 32 जो है ये है एक रेमेडी है। रेमेडी का मतलब है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप आर्टिकल 32 से डायरेक्टली इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सिर्फ स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट को रीच कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट को रीच करके बोल सकते हो कि भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और इंडिया में एक और बात याद रखना, राइट्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ राइट्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा कहां पे है? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, यहां पे लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ राइट्स हैं। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट राइट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 तक, एक्सेप्ट, यहां पे आएगा एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि बीच में फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ राइट्स होते हैं लीगल राइट्स। मैं क्विकली बता भी देता हूँ ये होते क्या है, मतलब सिर्फ नाम बता के क्या ही फायदा, तुम भी जान के क्या कर लोगे। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्पेशल क्यों हैं? सबसे पहले तो ये इसके अंदर जो भी राइट्स दिए हुए हैं इनके वायलेशन के वक्त पे, इनके वायलेशन के वक्त पे तुम डायरेक्टली, यानी कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया, तुम्हारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कौन कर सकता है? तो याद रखना, एक ही इंस्टीट्यूशन तुम्हारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है, दैट इज स्टेट। कोई भी इंडिविजुअल तुम्हारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गिवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट है। तो अब माँ बाप खाना देंगे तो माँ बाप ही तो खाना छीनेंगे ना। अब अगर मैं तुम्हारे लिए फ्री वीडियो डाल रहा हूं तो तुम्हारा फ्री वीडियो देखने का हक कौन छीन सकता है? मैं, क्योंकि मैं वीडियो ही ना डालूं। ठीक है, तो जो इंसान दे रहा है वही हमसे छीन भी सकता है। तो वायलेट कौन कर सकता है? सिर्फ स्टेट कर सकता है। अब अगर स्टेट ने मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, इस बारे में लिखा कहां पे हुआ है बाय द वे? इस पूरी चीज के बारे में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में ही। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स दे कौन रहा है? फंडामेंटल राइट स्टेट दे रहा है। किसको दे रहा है? इंडिविजुअल्स को दे रहा है जो भी इंडिया के अंदर है। ठीक है, अब अगर इनका वायलेशन होता है तो तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और किसी भी केस में तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कौन वायलेट करेगा? स्टेट करेगा। स्टेट का मतलब क्या होता है क्विकली मैं बता दे रहा हूं ये भी। स्टेट को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन किया गया है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 12। अब ये जो आर्टिकल 12 है ये चार पॉइंट्स की बात करता है। ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनका ध्यान रखना। फर्स्ट, ये बोलता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार, मोदी जी वाली गवर्नमेंट, दिल्ली वाली पार्लियामेंट। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जो भी तुम्हारे स्टेट के सीएम होंगे, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसको बात कर रहा है। थर्ड बात कर रहा है लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेकंड पंचायत, लास्ट इस्टेब्लिश्ड बाय 1, 2 और 3। 1, 2 या 3 ने किसी एक चौथी चीज को बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशन किसने बनाए? रेलवे स्टेशन बनाने में, अच्छा तुमने, रेलवे स्टेशन बनाने में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, तो अब यूनियन गवर्नमेंट ने रेलवे को बनाया है, अब यूनियन गवर्नमेंट ने मान लो एयरपोर्ट्स भी बनाए हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है इसने एनएलयू बनाए हैं। ठीक है, तो एनएलयू से रिलेटेड जो भी अफेयर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन एनएलयू एक अलग चीज है, तो एनएलयू पॉइंट नंबर 4 में आएगा यहाँ पे,
क्योंकि इस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है। पैसे कौन देता है एनएलयू को रन करने के? स्टेट गवर्नमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ रहे हो एनएलएसआईयू बैंगलोर में, एनएलएसआईयू बैंगलोर को पैसे कहां से आते हैं? कर्नाटका गवर्नमेंट से। तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है पॉइंट 2 में मेंशन है, लेकिन एनएलएसआईयू बैंगलोर जो है पॉइंट 4 में मेंशन है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कचरे वाली गाड़ी आई। और पंचायत तो शायद तुमको पता ही है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो रूरल वर्क होता है, मतलब रूरल वर्जन होता है, रूरल काउंटर पार्ट होता है, उसको कहा जाता है पंचायत। अर्बन काउंटर पार्ट को कहा जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, गांव में पंचायत होती है। तो अब सिर्फ यही 4 बॉडीज हैं जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर, अब मान लो हम लोग के पास, मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ, 2 लोग हैं, एक है यश और एक है चिया। अब क्या हुआ, इन दोनों ने क्लैट का एग्जाम लिखा और क्लैट में पता नहीं कैसे तो भी मान लो घपला हो गया। तो क्लैट में घपले के बाद एनएलएसआईयू बैंगलोर ने बोल दिया कि हम यश को एडमिशन देना चाहते हैं कम मार्क्स पे। ठीक है। तो अब चिया ने बोला भाई ये तो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो अब चिया क्या कर सकती है? चिया अंडर आर्टिकल 12 सीधे मेरे ऊपर जाके, मेरे ऊपर नहीं कर सकती है, सॉरी, सीधे जाके एनएलएस पे केस कर सकती है। आप किसी भी इंडिविजुअल पे केस नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 या फिर फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। चिया के पास राइट टू इक्वालिटी था कि भाई जब मेरे पास ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं और यश जो है ये भी मान लो अनरिजर्व्ड है और मैं भी अनरिजर्व्ड हूँ, हम इसके पास ना ईडब्ल्यूएस है ना मेरे पास ईडब्ल्यूएस, हम दोनों के पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब यश के मार्क्स आए हैं क्लैट में 70, मेरे आए हैं 90, और एनएलएस बैंगलोर का, क्योंकि वाइस चांसलर से यश की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो एनएलएस बैंगलोर के वाइस चांसलर ने यश को एडमिशन दे दिया और मेरे को एडमिशन नहीं दिया। तो ये मेरे आर्टिकल 14 का वायलेशन है। चिया किस पे केस कर सकती है? चिया सिर्फ केस कर सकती है एनएलएस बैंगलोर पे, वो यश पे केस नहीं कर सकती अंडर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14। ठीक है। अब चिया अगर केस करेगी तो चिया सीधे जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32। आई बिलीव समझा होगा तुमको क्या बोला मैं। तो ये होता है राइट नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स। सेकंड टाइप ऑफ राइट्स जो होते हैं इंडिया में, उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू रन द कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसको कहा जाता है ग्रंड नॉर्म। ग्रंड, NORM। वर्ड्स याद रखना, मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही बोलता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वर्ड होता है ग्रंड, सेकंड वर्ड होता है नॉर्म, इन दोनों को मिक्स करके बोल दिया जाता है ग्रंड नॉर्म। ग्रंड का मतलब होता है बेसिक, नॉर्म का मतलब होता है लॉ। कहीं पर भी नॉर्म लिखा हो तो समझ जाना लॉ की बात कर रहा है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं क्लैट के पेपर में जहाँ पे नॉर्म लिखा होता है। नॉर्म का मतलब होता है लॉ, ग्रंड का मतलब होता है बेसिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देश को रन करने के लिए सबसे बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो उसके अंदर जो भी चीजें मेंशन्ड है वो सारी की सारी चीजें जो होंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स के बाद आएंगी। अब फंडामेंटल राइट्स को हम लोग ने मैग्ना कार्टा बोला था, बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड बोला था, इसलिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। अब इनके बियॉन्ड इंडिया में जो भी अधिकार है तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल तुमने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स में तुमको कोई बेनिफिट दिया गया, या फिर बीएनएस पढ़ा होगा तुमने, या तो आईपीसी हो गया, आईपीसी का न्यूअर वर्जन को बीएनएस कहा जाता है, या फिर इस तरह का कोई भी लॉ, उन सारे के सारे चीजों को हम लोग कहते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स को थर्ड लेयर पे प्लेस किया गया है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आर फंडामेंटल राइट्स, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एंड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इज लीगल राइट्स। तो इस तरह से इन तीनों को डिटरमाइन किया गया है। आई बिलीव समझा होगा तुमको। तो अब फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच जा रहे हो अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। अब अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं या एक सिंगल फंडामेंटल राइट वायलेट होता है और तुम सुप्रीम कोर्ट जाते हो, तो सुप्रीम कोर्ट तुम क्यों जाओगे? सुप्रीम कोर्ट तुम इसलिए जाओगे कि भाई मेरे को रेमेडी चाहिए, मेरे को प्रॉब्लम हुई, मेरे साथ अन्याय हुआ, अब तुम मेरे को समाधान दो। अब समाधान देने के लिए जो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, या जो जिस सिस्टम से तुम कोर्ट के पास जाओगे इस रेमेडी को लेने, यहाँ पे बीच में जो सिस्टम को तुम फॉलो कर रहे हो उस सिस्टम को कहा जाता है रिट पिटिशन। इस रिट पिटिशन के थ्रू तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो। तो रिट पिटिशन कहां पे फाइल की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। एंड अंडर आर्टिकल 32 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है रिट पिटिशन। रिट पिटिशन लेकिन सुनने का अधिकार हाईकोर्ट के पास भी होता है, लेकिन आर्टिकल 226 में होता है। अंतर समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा है। जब सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है तो उसको सुन रहा है अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या हुआ? आर्टिकल 32 आता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में, विच मीन्स आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट है वो फंडामेंटल राइट है। अब हाई कोर्ट का जो रिट होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, क्योंकि ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 तक आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो हाई कोर्ट का जो हुआ वो वीकर हो गया, सेकंड लेयर पे हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो हुआ वो प्राइमरी हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स में लिखा है। अब जो रिट्स होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि इन रिट्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। आई बिलीव तुमको रिट्स का बेसिक मीनिंग समझ आ गया होगा। रिट्स सिंपली एक तरीके का केस फाइल करने का मैकेनिज्म है, इसीलिए इसको रिट पिटिशन भी कहा जाता है। पिटिशन का मतलब होता है कि मैंने कोई एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन इन लीगल टर्म्स दी, उसी को हमने रिट पिटिशन बोल दिया है। अब फर्स्ट टाइप ऑफ रिट जो है उसको कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, या फिर टू प्रोड्यूस अ बॉडी। अब इसका मीनिंग भी तुमको ध्यान रखना है। देखो इन दोनों में से ना कोई भी एक, हर बुक में ना ये दोनों इस तरह से लिखे होते हैं कि या तो ये लिखा होगा या तो ये लिखा होगा, इसलिए मैंने तुमको दोनों ही बता दिए। टू हैव अ बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी का मतलब होता है, मान लो कि मध्य प्रदेश में यश रहता है। अब मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, मध्य प्रदेश की पुलिस किसने बनाया? आर्टिकल 12 ने बनाया। आर्टिकल 12 के एम्बिट में आएगी, स्टेट गवर्नमेंट की होती है पुलिस, तो पॉइंट 4 में आ गई। अब मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने डिटेन कर लिया, डिटेन करने का मतलब है पकड़ लिया। किसको पकड़ा? यश को पकड़ा। अब इन्होंने यश को प्रेजेंट ही नहीं किया बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसको कोई चांस नहीं दिया। तो अब एक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है जब पुलिस अरेस्ट करती है, तुमने सुना होगा इसके बारे में कि 24 घंटे में, विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 24 घंटे के अंदर लाना होता है किसी भी इंसान को, अगर इंडिया के अंदर गिरफ्तार कर रहे हैं। इस चीज के बारे में लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जहां पे हम लोग गलत करते हैं पूरे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। ये आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है किसी भी इंसान को। ये चीज आर्टिकल 32 में नहीं लिखी है। आर्टिकल 32 बोल रहा है टू प्रोड्यूस अ बॉडी और टू हैव अ बॉडी। अब इसके मीनिंग पे जाते हैं हम लोग। इसका मीनिंग है एमपी पुलिस ने यश को डिटेन किया हुआ है, और यश को डिटेन किए हुए हैं 30 डेज से, ठीक है। अब मान लो इस सिचुएशन में उन्होंने फर्स्ट डे पे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर दिया था, इसके बाद भी उसको डिटेन किए हुए हैं। तो अब यश का मान लो कोई फ्रेंड आया, फ्रेंड का नाम है एक्स, एक्स आया, एक्स ने यश के बिहाफ पे हेबियस कॉर्पस फाइल किया। तो हेबियस कॉर्पस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके पास फाइल होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब क्या करेगा, जब हेबियस कॉर्पस इनके पास फाइल होगा तो ये लोग बोल सकते हैं, ये हेबियस कॉर्पस है, हाई कोर्ट नहीं है। हेबियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट बोलेगा एमपी पुलिस तुम यश को लेके आओ मेरे सामने। यहां पे हम लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं 24 घंटे वाली, 24 घंटे वाली बात यहाँ पे लिखी है। ये मैं चाहता हूं तुम लोग ध्यान रखो, क्योंकि इनमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और मुझ पर विश्वास ना हो। वैसे तो विश्वास होगा तभी तक यहाँ तक देखने आए हो, और अगर विश्वास ना हो तो जाके अपने लेवल पे गूगल करके देख सकते हो, तुमको तुम्हारी आंखें खुद खुल जाएंगी। तो इन दोनों बातों का तुमको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट थी। आई बिलीव तुमको समझा होगा कि किस तरह से हेबियस कॉर्पस वर्क कर रहा है, कि आपको बहुत वक्त से डिटेन किया हुआ है। अब मान लो, मैंने तो पुलिस की बात बोली, पुलिस को 24 घंटे में प्रेजेंट करना होता है ना मजिस्ट्रेट के सामने। अब मेरे को मान लो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने या फिर सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और ये लोग मेरे को किसी कोर्ट में या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मेरा ट्रायल नहीं चलने दे रहे हैं। इस तरह की चीजें हो जाती हैं इंडिया में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तुमको सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत कॉमन चीज है इंडिया में ये सब। तो कोई भी ट्रायल नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर मैं कोर्ट जा सकता हूं तो मैं खुद या तो मेरी फ्रेंड या फैमिली जाके सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। हेबियस कॉर्पस में कॉर्पस वर्ड का मतलब ही बॉडी होता है, शायद तुमको पता होगा। तो अब हेबियस कॉर्पस फाइल करेंगे तो मेरे को जो बॉडी है जो भी अरेस्ट की है, अब वो हो सकता है आईबी हो, सीबीआई हो, या फिर मान लो एनआईए है, एनआईए है, इन सारी की सारी बॉडीज को मेरे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा। आई बिलीव तुमको समझ गया होगा हेबियस कॉर्पस क्या होता है। टू प्रोड्यूस अ बॉडी विच मीन्स तुमको उस इंसान को लेके आना है कोर्ट के अंदर। सेकेंड टाइप ऑफ रेट जो होता है इसको कहा जाता है मैंडेमस। मैंडेमस
मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। अब पहली चीज तो यहां पे वी कौन है? वी कमांड में वी है सुप्रीम कोर्ट। इमेजिन करना एक सिचुएशन जो इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, यानी कि आर्टिकल 12 की कोई भी बॉडी है। आर्टिकल 12 से मतलब क्या है? या तो स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन लिखी थी जैसे मैंने ऊपर बताया था, या तो गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट है या इसकी या कोई भी बॉडी है आर्टिकल 12 की, वो अपने किसी भी फंक्शन को, फंक्शन का मतलब उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको बताई गई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर कोई भी बॉडी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में मैंडेमस फाइल कर दूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई अपने काम को ठीक से करो। एग्जाम्पल दे देता हूं, क्योंकि मैं दे चुका हूं, उसी का एलैबोरेशन है। यश था, चिया थी, दोनों ने क्लैट लिखा, चिया के ज्यादा मार्क्स आए, यश के कम मार्क्स आए। एनएलएस में एडमिशन किसको मिला? एनएलएस में यश को एडमिशन मिला। ठीक है, तो अब एनएलएस ने अगर 70 मार्क्स पे यश को एडमिशन दिया, 90 मार्क्स पे चिया को एडमिशन नहीं दिया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गलत कौन है? एनएलएस है। अब जब चिया जाएगी एनएलएस के पास, तो चिया इनको बोलेगी, चिया इनको नहीं बोलेगी, चिया एनएलएस के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जाके मैंडेमस फाइल करेगी। मैंडेमस में बोलेगी कि जो एनएलएस आईयू है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, सो यू हैव टू कमांड, उनको तुमको डायरेक्शन देना होगा। कमांड का यहाँ पे मतलब है वी के बाद डायरेक्शन देना, कि इनको तुम बताओ कि इनको कैसे काम करना है। भाई जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं उसको हायर प्रेफरेंस देनी होती है, जिससे कम मार्क्स आते हैं उसको लोअर प्रेफरेंस देनी होती है। जिस तरह से उनको पता होगा क्लैट के ऊपर केस फाइल किए जाते हैं, तो क्लैट के ऊपर जब केस होगा तो वो इसी तरीके से होगा। आई बिलीव तुमको ये भी समझ आया होगा वी कमांड का मतलब क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट अपनी लोअर बॉडी को ठीक से काम करने के लिए बता रहा है। मैं एक फाइनल एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे तुमको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, जो तुमको पता भी होगा। कोलकाता रेप केस हुआ। कोलकाता रेप केस में मान लो पुलिस जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। तो अब जो विक्टिम है वो जाके यहाँ पे केस, विक्टिम फैमिली फ्रेंड कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को जाके बोलेगा मैंडेमस कि भाई ये लोग अपना इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू इंटरवीन, यू हैव टू हेल्प अस। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा कि तुमको कैसे काम करना है। तुम अगर डायरेक्शन नहीं मानोगे तो तुम पे लग जाएगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि तुम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते हो। यानी कि कोलकाता पुलिस कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानती है, तो अब उनका जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा उस ऑफिसर को पनिशमेंट हो जाएगी। आई बिलीव समझ गया होगा तुमको मैंडेमस क्या होता है। नेक्स्ट होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट। टू प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप। अब सबसे पहली बात आती है जब आप बात कर रहे हो स्टॉप करने की, तो आप सबसे पहले तो स्टॉप कर किसको रहे हो, रोक किसको रहे हो? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रोक सकता है अपने से लोअर किसी भी कोर्ट को। अगर इनसे लोअर कोई भी कोर्ट किसी केस को ढंग से परसू नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर अपने जूरिसडिक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। जूरिसडिक्शन मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा यहाँ, यानी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वन फॉर्म ऑफ जूरिसडिक्शन मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉर्म ऑफ जूरिसडिक्शन होता है टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन, अब जूरिसडिक्शन जूरिसडिक्शन पे वीडियो बना तो तुम लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो, अगर होगे तो कर सकते हैं बिल्कुल, उसमें व्यूज कम आते हैं। जीवन ही खराब है यार। तो टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर कोई भी हाई कोर्ट है, तो ये कितने एरिया में, कितने ज्योग्राफिकल एरिया में काम कर सकते हैं वो चीज प्री डिटरमाइंड है। फॉर एग्जांपल कोई हाई कोर्ट है, अब मान लो महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट की टेरिटरी क्या है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट किन जगह पे काम कर सकता है? सिर्फ मध्य प्रदेश के केसेस सुन सकता है। यूपी हाई कोर्ट सिर्फ यूपी के केसेस सुन सकता है। या फिर महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो है वो गोवा के भी केसेस सुन सकता है, उसको अलाउड है वो चीज, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, अब मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ लखनऊ है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ लखनऊ लखनऊ के केसेस सुन सकता है, कानपुर के केसेस नहीं सुन सकता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को कहा जाता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अब अगर एक कोर्ट है, मान लो एमपी हाई कोर्ट है, एमपी हाई कोर्ट एक केस को सुन रही है, और ये केस जो हुआ है ये नागपुर में हुआ है। मान लो एक इंसान का मर्डर हुआ और मर्डर नागपुर में हुआ,
केस जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सुनने लगा, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गलती से केस फाइल कर दिया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जब इस केस को सुन रहा है, तो जो दूसरी पार्टी थी वो क्या कर सकती है, वो बोल सकती है कि भाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। कॉम्पिटेंट का मतलब इतना मतलब इस चीज को करने के लिए उसके पास पावर ही नहीं है कि वो इस काम को कर सके। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है नागपुर का केस सुनने के लिए, क्योंकि नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में आता है। तो अब इसको सुन कौन सकता है, महाराष्ट्र हाईकोर्ट। तो अब अगर ये लोग इस केस को सुनना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे वन ऑफ द पार्टीज जो है वो जाके केस फाइल कर देती है सुप्रीम कोर्ट में, ये बात बोल के कि भाई इनको रोको, ये तो गलत कोर्ट केस सुन रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन को यूज कर सकता है, रोक सकता है अपने से नीचे किसी भी कोर्ट को, किसी भी कोर्ट को रोक सकता है। स्पेसिफिकली सिर्फ कोर्ट को ही रोका जा सकता है इसमें, इस बात का ध्यान रखना। मैंडेमस जो था वो पूरे के पूरे स्टेट पे अप्लाई हो रहा था, पूरी गवर्नमेंट पे अप्लाई हो रहा था, पूरे आर्टिकल 12 पे अप्लाई हो रहा था, लेकिन प्रोहिबिशन सिर्फ कोर्ट पे अप्लाई हो रहा है। तो अपने से नीचे किसी भी कोर्ट को बताया जा सकता है कि तुमको इस चीज को करना है या इस चीज को नहीं करना है। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रोहिबिशन। तो अपने से नीचे किसी भी कोर्ट को बताया जाता है कि तुम इस चीज को नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमको प्रोहिबिट किया जा रहा है इस काम को करने से। तुम इस केस को नहीं सुन सकते, मतलब नहीं सुन सकते क्योंकि तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, मैं ब्लॉग में लिख दूंगा या फ्री लेक्चर में तुम पूरा जुरिस्डिक्शन देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे को बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी उससे। टोटल मतलब मैंने वहां पे 6 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन बताया है। मैं क्विकली बता दे रहा हूँ कौन कौन से जुरिस्डिक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है ओरिजिनल, सेकंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेकंड मान लो एडवाइजरी, थर्ड होता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, फोर्थ हो गया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, फिफ्थ हो गया पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, एंड सिक्स्थ हो गया सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्पेलिंग तो इतनी गलत होती है ना, मैटर जुरिस्डिक्शन। तो ये 6 तरीके के जुरिस्डिक्शन मैंने पढ़ाए हैं फ्री सेशन में, तुम उसको जाके देख लो। अब इसके बाद अगर मान लो प्रोहिबिशन के वक्त पे, मैं केस तुम्हारे लिए फॉर्म कर दे रहा हूँ प्रोहिबिशन का, तो उसी से हम लोग नेक्स्ट वाली चीज भी पढ़ लेंगे। अब मान लो यश की लड़ाई हुई विथ चिया। ठीक है, यश और चिया की लड़ाई हो गई भयंकर तरीके से। अब इनकी लड़ाई जो हुई वो हुई नागपुर में। तो नागपुर था वेन्यू ऑफ फाइट। अब जब इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इस केस को कौन सुन सकता है, इस केस को सुन सकता है महाराष्ट्र की हाई कोर्ट या फिर नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नागपुर में भी हाई कोर्ट की बेंच है, लेकिन मान लो नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये दो कोर्ट्स सुन सकती हैं। अब मान लो इनका केस जो था वो यहां जाना था, लेकिन अब ये गलती से चला गया जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। ठीक है, तो क्योंकि यश की सेटिंग थी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ऐसा होता है रियल लाइफ में कि यश के पहचान का जज था जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो यश ने अपने केस को लगा दिया, यश ने फालतू में केस फाइल कर दिया जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि भाई मेरे पहचान का जज है, बढ़िया, मैं अपने केस में जीत जाऊंगा, मेरा जीवन खुश हो जाएगा। और चिया को ये बात का नोटिस गया कि तुमको जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आना है केस को फाइट करने। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चिया के पास ऑप्शन वन होता है कि वो कोर्ट जाए। कोर्ट कौन सी, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां पे फाइल कर दे प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन के थ्रू इस चीज को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू हियर दिस केस। सिचुएशन वन फॉर प्रोहिबिशन। सिचुएशन टू फॉर द नेक्स्ट writ, that is certiorari. Certiorari means to certify. ठीक है, टू सर्टिफाई। अब सर्शोरारी वर्क कैसे करता है, सर्शोरारी हमेशा प्रोहिबिशन के बाद लगता है, प्रोहिबिशन कम्स फर्स्ट, सर्शोरारी कम्स सेकंड, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि चिया को नहीं पता था कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस बात को नहीं सुन सकता है। इंडिया में जितने भी लोग हैं ना वो लीगली इलिटरेट हैं। लीगली इलिटरेट का मतलब होता है तुमको कोई लॉ के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। पुलिस पकड़ती है, तुम 100 रुपए दे के आ जाते हो, भाई पुलिस वाला तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तो तुम फिर भी 100 रुपए दे के आ जाते हो, पुलिस वाला कुछ भी बोलता है तुमको, लेकिन जब तुम वकील बन जाते हो तो तुमको सब पता चल जाता है। तो अब
मान लो चिया को भी नहीं पता था उसके अधिकार के बारे में, और वकील तो बुरे टाइप के होते ही हैं। वकील ने सोचा पहले इसको लूट लेते हैं जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइट करके, तो वकील ने चिया को लूट लूट लिया। अब जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया, क्योंकि यश की सेटिंग थी, तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ यश का जो बोलना है वो सही है, और यश को हम डिक्लेयर करते हैं विनर अगेंस्ट चिया। तो ये केस का सेटलमेंट हो गया। इसके बाद चिया को कहीं से पता चला कि भाई जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो मेरा केस सुन ही नहीं सकता था। चिया की आत्मा बाद में जगी जब केस का डिसीजन आ गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब डिसीजन आ गया है, तो अब चिया के पास पावर है अंडर सरशोरारी कि वो जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से बोले कि भाई मेरा केस जो है वो गलत कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, सो तुम इस चीज को कैंसिल कर दो, मतलब जो डिसीजन दिया गया है उसको कैंसिल कर दो। तो इस चीज को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहां पे सरशोरारी के साथ बहुत बार यूज किया जाता है टू कैंसिल, कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, किसी भी लोअर कोर्ट ने जब उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर केस को सुना और डिसीजन दे दिया, निर्णय दे दिया, उस पॉइंट पे उसके डिसीजन को कैंसिल कर दे। तो ये केस से शायद तुमको समझ आ रहा होगा कि चिया के अगर डिसीजन गलत कोर्ट ने दे दिया, तो उस गलत कोर्ट के बात को मान के थोड़ी बैठ जाएगी चिया। यहाँ पे चिया के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जस्टिस लेने की। तो जस्टिस लेने के लिए चिया अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि अब जो भी सही कोर्ट है उसके सामने दोबारा केस को प्रेजेंट किया जाए और दोबारा केस की हियरिंग की जाए। तो यही था सरशोरारी टू सर्टिफाई बोलेंगे। इसका मतलब है जो जजमेंट दी गई है उसको सर्टिफाई कर रहे हैं। अगर टू कैंसिल लिखा हुआ है तो वहां पे मीन कर रहे हैं कि वो जजमेंट जो दी गई है वो गलत है, तो उसको कैंसिल आउट कराना है हमको। दोनों मीनिंग्स को एक साथ ध्यान रखना। मैं तुमको बिल्कुल भी कुछ चीज याद नहीं कराना चाहता हूं, मैं सिर्फ तुमको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है कि तुम एग्जाम में क्लार्ट का जब पैसेज देखो तो तुमको समझ जाए कि ये चीज अप्लाई होने वाली है, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब बिल्कुल ही लास्ट फेज पे हम लोग आ जाते हैं, विच इज क्वो वारंटो। फिर से मैं पता नहीं क्यों ओ लिख दिया, क्यू यू ओ, वारंटो। क्यू को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी का मतलब होता है, यहां पे समझना किसकी अथॉरिटी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। आर्टिकल 12 में किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई अथॉरिटी मिली हुई है तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई तुम किस हक से इस कुर्सी पे बैठे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 12 में एक जो सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन होगी, मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, या फिर वाइस चांसलर ऑफ एनएलएसआईयू है। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनको जाके पूछ सकता हूं भाई बाय व्हाट अथॉरिटी तुम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रूव करना होगा कि उसके पास इतने सारे लोगों का वोट है, इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, इतने सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट है। प्राइम मिनिस्टर को मैं क्वेश्चन करूंगा तो प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा कि लोकसभा में उनके पास कैसे मेजोरिटी है। एनएलएस के वाइस चांसलर को बताना पड़ेगा कि वो एनएलएस के वाइस चांसलर क्यों है, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि वो एनएलएस के वाइस चांसलर हैं, उनको किस बेसिस पे चूज किया गया है एज द वाइस चांसलर ऑफ एनएलएस। अब हम आर्टिकल 12 में ही क्यों अथॉरिटीज को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 12 में जो भी इनको पैसा मिलता है वो पैसा कहां से आता है, वो पैसा आता है इंडिविजुअल्स से थ्रू टैक्सेस। तो अब अगर टैक्स पेयर्स मनी को तुम यूज कर रहे हो इन लोगों को सैलरी देने में, तो इनको बताना चाहिए किस हक से आके हमारे सामने बैठे हैं और उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। इसी चीज को कहा जाता है को वारंटो। सो मतलब काफी लंबा हो गया वैसे तो, लेकिन मतलब मैंने थोड़ा सा छोटा सोचा था। आई बिलीव समझ आया होगा, काफी सारी नई चीजें पता चली होंगी। इन डेप्थ देखना चाहते हो, जानना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन मैं गारंटी कर सकता हूँ अगर तुमने पूरी चीज को अच्छे से फॉलो किया है या फिर तुमको लगता है तो एक बार और देख लो, तो तुम्हारे 90% कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक जिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आ जाएगी। तुम्हारा एक और जो हेल्प होगा कि तुम जब पैसेज को रीड करोगे तो तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां पे रहेगी अराउंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, अराउंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। फर्दर इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं उनको भी जाके तुम रीड कर सकते हो। इतना ही था। नेक्स्ट क्या करना है बताओ जल्दी से कमेंट्स में।